इंटरेस्टिंग नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। पार्ट 136 रोमांटिक मोमेंट। चैप्टर -136 रोमांटिक मोमेंट। फ्लैट की एक ही ऋषभ के भी पास थी तो वो आसानी से अंदर आ गया। वो 3 बेडरूम फ्लैट था। ओपन किचन वाला, साइड में गैलरी थी जो बालकनी में जाती थी। उसने चारों ओर देखा पर पंछी उसे नजर नहीं आए। उसने दोनों बेडरूम चेक किए, पंछी वहां भी नहीं थी। जैसे ही वो तीसरे बेडरूम में गया तो पंछी बेड पर मेढक की तरह फैली सो रही थी। उसे बेढंगेपन से सोते देख ऋषभ धीरे से मुस्कुराया और उसके बगल थोड़ी सी जगह बनाते हुए बैठ गया। उसने पंछी के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। पंछी धीरे से कसमसाए और आंखें बंद किए हुए ही बोली, गुड मॉर्निंग। क्या तुम थोड़ा और सोना चाहती हो? ऋषभ ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। मैं बहुत थक गई हूँ, ये ट्रेन कितना हिलती है, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, मुझे और सोना है। पंछी ने आंखें बंद किए हुए ही कहा। अच्छा ठीक है, सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। ऋषभ बोलते हुए उठा और पंछी को एक नज़र देखकर चला गया। उसने पहले शावर लिया और फिर किचन में आकर मोर्चा संभाला। क्या बनाऊं इस लड़की के लिए, क्या पसंद होगा इसे खाने में? वो काउंटर पर रखी सब्जियों को देखते हुए बोला। माही अब पहले से ठीक थी। उसके पास आरव और ऋतिका रुके हुए थे, बाकी सब घर लौट गए थे। अरुण, जो कई दिनों से सही से सोया नहीं था, वो शॉवर लेने के बाद बेड पे लेटा तो सो ही गया। पाखी जब शॉवर लेकर आए तो अरुण को सोता देखकर वो उसके पास बैठ गई। उसने प्यार से अरुण को सहलाते हुए कहा, इतने दिन से आप अकेले कितना कुछ सह रहे थे, किसी से कुछ शेयर तक नहीं किया, सब अकेले सहते रहे। एक पल के लिए हमें भी लगा कि शायद हमने डाइवोर्स पेपर पर साइन करके गलती की है, पर जल्दी ही हम समझ गए शिव जी की मर्जी से जुड़ा ये रिश्ता इतनी आसानी से भला कैसे टूट सकता था। उसने झुककर अरुण के गाल को अपने होठों से छू लिया तो अरुण ने भी होले से उसकी कमर को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। वो पलटा तो पाखी उसके सीने पर दोनों हाथ रखे झुकी थी। आप जाग रहे थे? पाखी ने सवाल किया। नहीं, पर तुम्हारी किसने जगा दिया? अरुण ने जवाब दिया और उसे कुछ और अपने ऊपर झुका लिया। अरुण ने उसे पलटकर खुद उसके ऊपर आते हुए बोला, तो बताओ इतने दिन मेरे बिना कैसे रही तुम? उसकी उंगलियां पाखी के चेहरे पर घूम रही थीं। पाखी ने दोनों हाथ अरुण की गर्दन में लपेटकर कहा, कैसे कटे दिन, कैसे कटी रातें, पूछो ना साथिया जुदाई की बातें। पाखी के इस अंदाज पर अरुण ने अपनी एक आईब्रो उठाए, फिर होले से मुस्कुराकर पाखी के माथे को अपने होठों से छूकर बोला, जो हाल दिल का उधर हो रहा था वो हाल दिल का इधर हो रहा था। उद्धरण चिन्ह। पाखी ने होठों पर स्माइल लिए उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ को कुछ और कसा और धीरे से उसकी नाक को अपनी नाक से छू लिया, फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। एक बार फिर एक लंबी दूरी के बाद दो प्यार करने वाले एक दूसरे में खो गए। ऋषभ ने ब्रेकफास्ट बनाकर एक बार फिर पंछी के रूम में गया। उसे उठाने तो हैरान रह गया। इस बार पंछी दिन को रात बनाए सो रही थी। ऋषभ ने ये देखकर अपना माथा पीट लिया। इस लड़की जा कुछ नहीं हो सकता। उसने रूम की सारी लाइट्स ऑन की और पंछी को अपनी बाहों उठाकर बाथरूम में घुस गया। उसने शॉवर ऑन कर दिया। जैसे ही शॉवर का ठंडा पानी पंछी पर गिरा वो चौंक कर उठ गई। बारिश, बारिश, ये बारिश कब हुई? उसके मुंह से निकला। फिर ऋषभ का चेहरा देखकर उसे आंखें दिखाते हुए बोली, आप मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हैं? एक छोटी बच्ची को शॉवर लेने में उसकी हेल्प कर रहा हूँ, ऋषभ बोला तो पंछी उसकी बातों पर चिढ़कर बोली, आप जाइए यहाँ से, मैं थोड़ी देर में शॉवर लेकर आती हूँ। सॉरी बट अब मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी वजह से मुझे एक ही घंटे में 2 बार शॉवर लेना पड़ रहा है। बोलने के साथ ही उसने पंछी की कमर पर अपने हाथ कस दिए और उसकी आंखों में देखने लगा। पंछी की पलकें शॉवर के पानी से बार बार झपक रही थीं। ऋषभ की नज़र पानी में भीगे उसके होठों पर गई तो वो उसके ऊपर कुछ झुक सा गया। पंछी ने नजरें चुराते हुए कहा, मुझे छोड़िए प्लीज। और अगर मैं ना छोड़ूं तो? ऋषभ ने थोड़ा और झुकते हुए कहा और उसके चेहरे को ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हमें हर पल को जीना चाहिए पंछी, इन पलों से मुंह मत मोड़ो, क्या पता आज ये पल है कल हो ना हो। पंछी ने एकदम से अपना हाथ ऋषभ के होठों पर रख दिया तो ऋषभ ने उसके हाथ को चूम लिया। वो कुछ सकपकाए और फिर उसकी आंखों में देखकर बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी तो शुरुआत भी सही से नहीं हुई। पंछी की बातों पर ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, तो अभी कर लेते हैं शुरू से शुरुआत। उसकी कमर छोड़ उसने उसके चेहरे को हाथों में थाम लिया, धीरे से अपने लब उसके गुलाबी लबों पर रख दिए। रोहित बेड पे बैठा कुछ सोच रहा था। काव्या शॉवर लेकर आए तो उसने रोहित को इतना टेंस देखकर पूछा, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं, अब तो सब ठीक है ना? रोहित बेड से उठा और बालकनी में चला गया। काव्या भी उसके पीछे पीछे बालकनी में गई।
आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? काव्या ने उसके पीछे खड़े रहकर ही सवाल किया। तो इस बार रोहित उसे जवाब देते हुए बोला, परेशानी की तो बात है ही काव्या, समझ नहीं आ रहा अरुण को कैसे बताऊं। पर बताना क्या है, काव्या ने समझी में सवाल किया। इशिता भाग गई है, रोहित उसकी तरफ देखते हुए बोला। चैप्टर 137 एक बार और नहीं। चैप्टर -137 एक बार और नहीं। रोहित ने जब ये कहा कि इशिता भाग गई हैं तो काव्या शॉक्ड रह गई थी। उसने गुस्से और हैरानी के भाव से कहा, ये लड़की पिछली जन्म में घोड़ी थी क्या, बार बार भागती रहती है भागोड़ी। उसके शब्दों में करवाहट थी और आंखों में गुस्सा। पर वो भागी कैसे, उसे पुलिस ने हैंडकफ पहनाया था न उसे, फिर ये कैसे हो गया? उद्धरण चिन्ह। काव्या ने रोहित की तरफ देखते हुए सवाल किया। वो खुद नहीं भागी है, उसे भगाया गया है, रोहित ने जवाब दिया। काव्या ने फिर पूछा, पर किसने उसे भगाया? अरे यार, उसके बाप ने, अविनाश मेहरा ने, वो पहले ही पार्टी से सबकी नजरों से बचकर निकल चुका था। रोहित ने काव्या के सवालों से फ्रस्ट्रेट होकर कहा। हमें समझ नहीं आ रहा, हमें सही से समझाए। काव्या की बातों पर रोहित बोला, जब हम सब हॉस्पिटल में थे तब मुझे इंस्पेक्टर का फोन आया था और तभी पता चला अविनाश मेहरा ने कुछ लोगों को भेजा था जिन्होंने ने पुलिस वैन पर हमला किया और इशिता को भगा ले गए। उद्धरण चिन्ह। यहाँ कोई मूवी चल रही है क्या? ऐसे सीन तो मूवी में होते हैं, गुंडों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया और अपने साथी को भगा ले गए, काव्या ने मजाक बनाने वाले अंदाज में कहा। बहुत शातिर है ये अविनाश मेहरा। सब हॉस्पिटल में टेंस थे इसलिए किसी से कुछ नहीं कहा मैंने, पर अब बताना तो पड़ेगा। रोहित वन सोचते हुए कहा। तो देर क्यों कर रहे हैं आप, जीजू को जल्दी ही बताए, इससे पहले कि फिर कोई कांड कर जाए, ये इशिता की बच्ची, काव्या ने उसे समझाया। तुम रहने दो, मैं करता हूं। बोलने के साथ ही रोहित ने अरुण को कॉल कर दिया। प्यार में खोए दो लोगों की तंद्रा फोन के रिंग होने से टूट गई। अरुण ने झुके सर को ऊपर उठाते हुए कहा, कौन है यार, ये अपनी बीवी के साथ रोमांस भी नहीं करने देता। बोलने के साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखा फोन उठाया। कॉल रिसीव कर हेलो बोलते हुए उसने पाखी को देखा जो उसके गुस्से वाले चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ से रोहित बोला, यार कुछ बताना था। अरुण ने उसकी बातों को इग्नोर कर कहा, साले कल तक काव्या की तुझे बहुत याद आ रही थी, अब जब वो तेरे सामने है तो मुझे क्यों पका रहा है? अबे जरूरी बात करनी है, कान खोलकर सुन, इशिता भाग गई है। अरुण के सवालों से उसने चिढ़कर कहा। व्हाट? अरुण ने चौंकते हुए कहा। हाँ, रोहित ने आराम से कहा। ये कैसे हुआ? उसने हैरानी के भाव से पूछा। जैसे होता है, दो पैर थे उसके पास भी, हमारी तरह ही भाग गई वो उन्हीं दो पैरों से। मुझे सब बता, उसने गुस्से में पूछा। अरुण के पूछने पर रोहित ने उसे पूरी बात बताई। अरुण ने उससे बात कर चिराग को फोन किया और रिसीव होते ही बोला, इशिता को ढूंढो इससे पहले कि वो फिर कुछ करे, और इस बार मिस्टर मेहरा को भी ढूंढो, बस बहुत हो गया इन दोनों की, बहुत नौटंकी झेल ली, अब इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरुण ने बात करके फोन रख दिया, उसका मूड ऑफ हो गया था। पाखी ने भी उसकी बातें सुनी थी, उसे भी अब कुछ कुछ बातें समझ आ रही थीं। उसने अरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ, क्या इशिता ने फिर कुछ किया? वो भाग गई, उसने सर झुकाए हुए ही कहा। क्या? पाखी ने चौंक कर पूछा। मुझे उसे ढूंढना होगा इससे पहले वो फिर से कोई मुसीबत खड़ी करे, अरुण ने एकटक शून्य में देखते हुए कहा। ऋषभ और पंछी शॉवर लेने के बाद दोनों साथ में ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ऋषभ ने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, तुम्हारे मम्मी कब आ रही हैं? कल मम्मी और कोयल दोनों आ रहे हैं, पंछी ने खाते हुए कहा। तुम ऑफिस भी कल से ही ज्वाइन करना, आज घर रहकर रेस्ट करो। वो क्या आपके फ्रेंड थे जो मुझे यहाँ लेकर आए? पंछी ने सूप पीते हुए कहा। हाँ, रिवान मेरा पार्टनर और दोस्त दोनों ही है, उसने जवाब दिया। क्या वो थोड़े पागल है? पंछी ने फिर सवाल किया। नहीं, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? ऋषभ ने अपने चेहरे पर कंफ्यूजन लिए कहा। क्योंकि वो हमसे अजीब अजीब सवाल कर रहे थे, पंछी ने कल की बातें याद करते हुए कहा। सवाल? कैसे सवाल? ऋषभ ने सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। मेरे पापा कभी लखनऊ गए हैं वगैरह वगैरह, पंछी ने बताया। ऋषभ समझ गया। वो मन ही मन खुद से बोला, ये रिवान भी ना एकदम गधा है, क्या जरूरत थी इसे पंछी से ये सब कहने की? हॉस्पिटल में आरव रितिका के हाथ को अपने हाथ में लिए उसके कंधे पर सिर टिकाए सो रहा था। वो पूरी रात नहीं सोया था। रितिका के कंधे पर सर रखते ही उसे नींद आ गई और वो सो गया। रितिका उसे तिरछी नजरों से देख रही थी। आरव के चेहरे पर मासूमियत बिखरी हुई थी, वो बहुत क्यूट लग रहा था। रितिका उसे बिना पलके झपकाए देख रही थी।
तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ, उसने देखा तो कॉल मयंक की थी। अगर वो बात करती तो आरव की नींद खराब हो जाती, इसलिए उसने मयंक की कॉल कट कर उसे मैसेज में पूछा, क्या हुआ, कॉल क्यों कर रहे हो। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, माही कहाँ है, सब ठीक तो है ना। उसका मैसेज पढ़कर रितिका ने टाइप किया, हाँ सब ठीक है, माही का फोन उसके पास है, तुम उसे कॉल कर लो। उसने मयंक से बात कर आरव को देखा जो अभी भी मासूम बच्चे की तरह सो रहा था। इधर इशिता दिल्ली के आउटसाइडर एरिया की थी पुलिस से बचने के लिए। पुलिस इशिता को दिल्ली में हर जगह ढूंढ रहे थे। इशिता आंखों में गुस्सा और नफरत लिए इधर से उधर टहल रही थी, तभी उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, डेड कहाँ है। चैप्टर 138 रिश्ते की बात। अविनाश की चाल। चैप्टर -138 रिश्ते की बात। अविनाश की चाल। इशिता आंखों में गुस्सा और नफरत लिए इधर से उधर टहल रही थी, तभी उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, डेड कहाँ है। वो सभी जो उसके सामने खड़े थे उसके ऐसे चिल्लाने से चौंक गए थे। उनमें से आगे आकर एक ने कहा, मैडम सर अभी दिल्ली में ही है, तो जाओ उन्हें लेकर आओ, मुझे मेरे डेड चाहिए वरना मैं तुम सबको शूट कर दूंगी। उसने हाथ में पकड़ी गन को सब पर तानते हुए कहा। उसके शब्दों की कटाक्ष और इस तरह उसका शब्दों पर जोर देना ये बता रहा था जो वो बोल रही है वो कर भी सकती है। सब उसका ये राक्षसी रूप देखकर डर गए। उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। अविनाश मेहरा अपने रूम में बने सीक्रेट लॉकर में कुछ ढूंढ रहा था। उसके चेहरे के भाव ये बता रहे थे कि वो चीज इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। कहाँ गई वो फाइल, यहीं तो रखी थी। उसके बोलने के साथ ही उसके हाथ में डार्क ब्लू कॉलर की फाइल आ गई। उस फाइल को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी बिखर गई। आंखों में चमक लिए उसने फाइल खोली। ये पावर ऑफ अटॉर्नी मैं अब इशिता के नाम कर दूंगा, फिर पूरे मेहरा एम्पायर की ऑनर वो बन जाएगी। इस अटॉर्नी के एक्सपायर होने से पहले मुझे ये सब इशिता को देना होगा। हमेशा से ही ये सब इशिता का था, वो यहाँ की प्रिंसेस है और वहीं रहेगी, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इतना बोलकर अविनाश ने उस फाइल को बैग में रखा और किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही अविनाश एग्रेसिव टोन में बोला, और कितना टाइम लगेगा, तुम्हें जितने पैसे लगते हैं लगाओ, पर इस काम को जल्द से जल्द करो। मैं अब और उसे यहाँ नहीं रहने दे सकता, समझे। तुम मेरी एक ही बेटी हैं और उसे सेफ रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, किसी भी हद तक जाऊंगा। दूसरी तरफ एक शख्स ने अविनाश की बातों का जवाब देते हुए कहा, सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर उन्हें इंडिया से जाने के लिए दूसरी आईडी की जरूरत पड़ेगी। वो अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ इंडिया नहीं छोड़ सकती। तुम्हें जो करना है करो, पर जल्दी। पुलिस चारों तरफ उसे ढूंढ रही है और मुझे भी। ओके सर मैं कुछ करता हूँ। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। अविनाश ने अपने फोन को मुट्ठी में भींचा और उसी लॉकर में से एक तस्वीर निकालकर उसे देखते हुए बोला, भाई साहब बड़ा रंगदार खून है आपका। मैं जितना उसे मिटाने की कोशिश करता हूँ वो उतना ही गहरा होता जा रहा है। मुझे तो लगा था उस रात सब खत्म हो गया, पर नहीं, वो आज भी जिंदा है। भले ही महेंद्र को शक हुआ था, पर मैंने उसके शक को यकीन में बदलने नहीं दिया। कभी किसी को सच पता नहीं चलेगा। मैं सच को कभी किसी के सामने आने ही नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर उसने उस तस्वीर को लॉकर में रखा और चला गया। मेहरा मेंशन पूरा खाली था, वहां कोई नहीं था, एक मेड तक नहीं थे। सबको सच पता चल गया था, हर जगह उन्हें पुलिस ढूंढ रही है, तो सब खुद ही मेंशन छोड़कर चले गए थे। अविनाश मेहरा सबकी नजरों से बचकर आया था। वो बाहर जाता उससे पहले ही कुछ आदमी अंदर आ गए। वो वही आदमी थे जिन्हें इशिता ने अविनाश को लेने भेजा था। इधर चिराग अपने आदमियों के साथ इशिता को ढूंढने में लगा था, पर उसे इशिता का कुछ पता नहीं चल रहा था। इस बीच 2 दिन बीत गए थे। रेखा और कोयल भी मुंबई से दिल्ली आ गई थी। ऋषभ ने उसी बिल्डिंग में जहां उसका फ्लैट था, उसने पंछी के नाम से एक फ्लैट और खरीद लिया, जिसमें पंछी, कोयल और रेखा के साथ रह रही थी। माही भी डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी। सब उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। अरुण ऑफिस में था जब ऋषभ उससे मिलने आया। अब दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों एक साथ फिर से एक प्रोजेक्ट में मिलकर काम करने का डिसाइड किया था। क्या इशिता के बारे में कुछ पता चला, ऋषभ ने सवाल किया। पुलिस चिराग सब ढूंढ रहे हैं उससे, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला, अरुण ने मायूसी से कहा। डोंट वरी, वो आज नहीं तो कल मिल जाएगी। इंडिया छोड़कर तो जा नहीं सकती। नहीं जा सकती है, वो फेक आइडेंटिटी के साथ। सही कहा, फिर तो हमें जल्दी उसे ढूंढना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इस बार अरुण ने ऋषभ के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। कहा, छुपी हो तुम इशिता, तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा मैं इस बार, उसने मन ही मन सोचा। तभी ऋषभ बोला, मैं यहाँ कुछ और बात भी करने आया हूँ।
ऋषभ की आवाज सुनकर अरुण ने उसकी तरफ देखा। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तुम शायद एक बात नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। बोलते हुए ऋषभ रुक गया, फिर कुछ सेकंड रुक कर बोला, तुम तो जानते हो ना अरुण, मेरा रितिका के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं, और उसके लिए तो मैं ही उसका सब कुछ हूँ। मोम डेट भाई फ्रेंड सब मैं ही हूँ। पर अब उसकी इस दुनिया में कोई और भी आ गया है जिसे वो अपने हमसफर के रूप में देखने लगी। वो उसे पसंद करती है, उसके साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहती है। ऋषभ बोल रहा था, अरुण उसकी बातें सुनते हुए ही मुस्कुराने लगा। उसने होठों पर स्माइल लिए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या कहना है। पाखी ने मुझे पहले ही बता दिया था, इस बारे में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और न ही मोम डेट को। उसकी बात सुनकर ऋषभ के चेहरे का तनाव कम हो गया, उसके चेहरे पर अब खुशी आ गई। अरुण अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोला, बस अब तुम ये बताओ, मैं आरव की बारात लेकर कब आऊँ तुम्हारे घर? उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम चाहो। मैं चाहता हूँ माही और आरव की शादी एक साथ हो। मुझे थोड़ा टाइम दो माही और मयंक के बारे में अभी मैंने मोम डेट को नहीं बताया है। ऋषभ उसकी बातों मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। तभी अरुण ने फिर से कहा, तुम कब कर रहे हो शादी? तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए। क्या तुम्हें कोई मिला? मुंबई गए थे तुम, क्या वहां कोई मिली? अरुण की बातों पर ऋषभ ने हाँ में सर हिला दिया। रियली तुम्हें कोई मिल गई? आई वॉन्ट टू मीट हर। तो बताओ कब मिलवा रहे हो उससे? अरुण की बातों पर ऋषभ बोला, बहुत जल्द। बहुत जल्द मैं उससे सबसे मिलवाऊंगा और तुम तो उसे देखते ही रह जाओगे। नो नो नो, पाखी जैसा दूसरा कोई नहीं तो सवाल ही नहीं उठता। पाखी के सिवा किसी और पर मेरी नजरें भी ठहरे। ऋषभ उसकी बातों पर कुछ नहीं बोला, वो बस मुस्कुरा दिया और मन ही मन सोचा, देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। चैप्टर 139 अनटाइटल्ड चैप्टर चैप्टर -139। अरुण बात करने के लिए अर्पणा के रूम में आया तो वो अपने डेट की आवाज सुनकर दरवाजे पर ही रुक गया। महेंद्र अर्पणा से बात करते हुए कहते, मैंने कभी सोचा नहीं था अविनाश इतना गिर जाएगा। उसने इशिता को समझाने के बजाय उसे गलत करने से रोकने बजाय खुद उसका साथ दिया। वो इतना कैसे गिर सकता है? आप सही कह रहे हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था इशिता इतनी खतरनाक होगी। भोली सा मासूम चेहरा लिए जब भी मेरे सामने आती थी, मैं तो उसे अरुण के दुल्हन के रूप में ही देखती थी। कभी नहीं सोचा था उसकी मासूमियत के पीछे उसका ऐसा चेहरा होगा जो धोखे और साजिशों से भरा था। अर्पणा ने महेंद्र का साथ देते हुए सोचते हुए कहा। कुछ सेकंड रुककर वो फिर बोली, इशिता का तो समझ आता है, उसका अरुण से शादी करने का ख्वाब टूटा इसलिए वो ऐसी हो गई। पर अविनाश भाई साहब, उन्हें क्या हो गया था? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी वो अपनी बेटी को एक अच्छा इंसान बनाए? वो क्यों उसका साथ दे रहे थे? अर्पणा ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा। अर्पणा की बातों ने महेंद्र के मन में शक के बीज बो दिए थे। दरवाजे के बाहर खड़ा अरुण सब सुन रहा था। अपनी मां की बात सुनकर सोच में वो भी पड़ गया। तभी महेंद्र ने कहा, बात तो सही है तुम्हारी। पाखी का चेहरा देखकर हम कितने खुश हुए थे और तुम भी तो मान गई थी उसे अपनी बहू बनाने के लिए। महेंद्र की बातों पर अर्पणा बोली, मानती कैसे नहीं, आफ्टर ऑल उसका चेहरा मेरी बेस्ट फ्रेंड से इतना मिलता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है पार्वती मेरे सामने हो। वो बिल्कुल पार्वती के जैसी है, वही नैन नक्श सब पार्वती जैसा ही तो है। उसने पार्वती को याद करते हुए कहा। हम पाखी का चेहरा देखकर कितना खुश हुए थे, पर वही खुशी अविनाश के चेहरे पर कभी नहीं दिखी। मैं तो उससे बात करने भी गया था, पूछा भी था उस रात के बारे में, पर उसने साफ मना कर दिया। फिर पाखी का बताना कि वो लखनऊ से है, उसकी बातें सुनकर पार्वती का चेहरा, पाखी से इतना मिलना, ये सब एक इत्तेफाक लगा मुझे। महेंद्र ने पूरी बात समझाते हुए कहा। दरवाजे पर खड़े अरुण के कान खड़े हो गए। उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। क्या ये सच है कि पाखी का चेहरा पार्वती मेहरा से मिलता है? उसने भी तो कभी पार्वती मेहरा को नहीं देखा था, जब भी सुना था उनका नाम ही सुना था। पाखी का चेहरा किससे मिलता है पापा? बोलते हुए अरुण अंदर आया। वो अपने मन में उठे सवालों के जवाब जानना चाहता था, इसलिए वो अब बाहर न रुककर अंदर आ गया। उसे देखकर महेंद्र और अर्पणा दोनों चौंक उठे। उसने काउच पर बैठते हुए कहा, मुझे भी बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ मेरी वाइफ का चेहरा किससे मिलता है। तुम्हारी आंटी पार्वती से, अर्पणा ने स्माइल करते हुए कहा। क्या ये सच है? अरुण ने कंफर्म करना चाहा। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, तुम भी देखोगे तो शॉक्ड रह जाओगे। बोलते हुए अर्पणा उठी और कबर्ड में कुछ ढूंढने लगी। महेंद्र ने अरुण को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो जानते ही हो मेरी और आकाश की कॉलेजिंग साथ हुई है। उसी कॉलेज में तुम्हारी और तुम्हारी आंटी भी थी, ये दोनों ही हमारी जूनियर थी।
उद्धरण चिन्ह। वाओ डेड, आप अपनी लव स्टोरी सुना रहे हो, वो भी मुझे बुलाए बिना। मैं भी सुनूंगा, मुझे भी जानना है आपकी और माँ की लव स्टोरी कैसी थी। आरव अरुण को ढूंढते हुए महेंद्र के रूम में आया तो उसने भी सब सुन लिया। वो एक्साइटेड था अपने फ्रेंड्स के रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए। महेंद्र ने स्माइल करते हुए कहा, तो अब माही को भी बुला लाओ, सबको साथ ही बताता हूँ, वरना बाद में वो भी शिकायत करेगी कि डेड ने मुझे नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। ओके डेड, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। इतना बोलकर आरव वहां से उठ खड़ा हुआ और माही को लेने चला गया। अर्पणा कबर्ड में अभी भी अपनी कॉलेज के पुराने दिनों की एल्बम ढूंढ रही थी। आरव कुछ ही देर में माही को ले आया। माही ये सुनकर ही एक्साइटेड हो गई थी कि आज उसे अपने पेरेंट्स की लव स्टोरी सुनने को मिलेगी। डेड, आई एम सो एक्साइटेड, प्लीज सुनाए न। माही ने किसी छोटे बच्चे की तरह महेंद्र के हाथ को दोनों हाथों से पकड़ उसे हिलाते हुए कहा। महेंद्र ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बताता हूं, पहले तुम बैठो। तुम्हारी माँ और उसकी बेस्ट फ्रेंड पार्वती दोनों ही मेरे और आकाश की जूनियर थीं। हमारे कॉलेज के कुछ रूल्स थे, अगर जूनियर को कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सीनियर की मदद ले, उन्हें कंप्लेन करें। मिल गया, अर्पणा ने जोर से कहा तो सबने उसकी तरफ देखा। अर्पणा हाथ में एक बड़ी सी एल्बम लेकर आई और महेंद्र के बगल बैठ गईं। महेंद्र ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, एक दिन तुम्हारी माँ अपनी सहेली पार्वती के साथ हमारे पास कंप्लेन लेकर आए, कॉलेज के कुछ लड़के उन्हें परेशान करते हैं। तो फिर अपने क्या किया डेड, माही एक्साइटेड होते हुए बोली। फिर मैंने और आकाश ने लड़कों को मारा और धमकी दी, अगर उन लोगों ने दोनों को फिर से परेशान किया तो अगली बार हम उनके हाथ पैर तोड़ देंगे। महेंद्र ने ये बात बहादुरी के साथ बताई जैसे आज वो पहले वाले टाइम में हो। क्या बात है डेड, आपने मोम के लिए फाइट की? आरव ताली बजाते हुए बोला। अरुण के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट थी, पर अर्पणा वो महेंद्र को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। अब बच्चों से भी झूठ बोलेंगे आप? कम से कम अपने बच्चों को तो सच बताए, अर्पणा ने थोड़ा गुस्से में कहा। तो महेंद्र हड़बड़ाते हुए बोले, झूठ कैसा झूठ, मैं सच ही तो बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए लड़ाई तो की थी उन लोगों से। अच्छा, इतना बोलकर अर्पणा ने तीनों को देखा और बोली, सच मैं बताती हूँ, ये सच है कि उन लड़कों के मिसबिहेव के बाद मैं और पार्वती उन लोगों की कंप्लेन लेकर इनके पास गई थी और इन्होंने हमारे लिए लड़ाई भी की थी, पर बाद में पता चला ये सब दोनों का प्लान था हमें फंसाने के लिए। उन लड़कों ने भी इनके ही कहने पर हमें परेशान किया था। ये दोनों ही हम दोनों को इम्प्रेस करना चाहते थे। अर्पणा की बातों पर आरव और माही दोनों ने एक साथ कहा, वो। तो वहीं अरुण सर हिलाते हुए मुस्कुरा रहा था। उसके डैड ने उसकी मॉम को पटाने के लिए क्या क्या किया था अपनी जवानी में, उसे ये सब सोच सोच कर ही हंसी आ रही थी। महेंद्र कुछ शर्मिंदा होते हुए नजरें झुकाए इधर उधर देख रहे थे। अर्पणा ने उन्हें एक नज़र देखकर एल्बम खोल दी। सब अर्पणा और महेंद्र की कॉलेज से फोटोज देखने लगे। अर्पणा उन्हें बताते जा रही थी उन फोटोज में कौन कौन है। तभी आकाश और पार्वती की भी फोटो आई, जिसे देखकर वो तीनों ही शॉक्ड रह गए। ये है पार्वती आंटी। चैप्टर 140 अतीत का खुलासा। चैप्टर 140 अतीत का खुलासा। अर्पणा उन्हें कॉलेज के दिनों के फोटोज दिखा रही थी। उन फोटोज में अर्पणा और महेंद्र दोनों ही यंग थे और काफी अच्छे दिख रहे थे। माही अर्पणा की फोटो को देखते हुए बोली, वाओ मोम, आप कितनी प्रीटी लग रही हो इन फोटोज में। माही की बातों पर अर्पणा मुस्कुरा दी। तभी आरव बोला, डेड यू आर सो कूल। अरुण भी मुस्कुराते हुए बोला, बोथ ऑफ यू आर रियली मेड फॉर ईच अदर। उसकी बातें सुनकर अर्पणा और महेंद्र दोनों ही मुस्कुरा दिए। माही एल्बम के पन्ने पलट रही थी। तभी उसने एक फोटो पर उंगली पॉइंट करते हुए कहा, माँ क्या ये कौन है? सबने उस फोटो को देखा। अरुण, आरव, माही तीनों ही उस फोटो को देखकर हैरान थे। तभी अर्पणा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तुम्हारी पार्वती आंटी है और मेरी सबसे अच्छी दोस्त। क्या ये है पार्वती आंटी? इनकी शक्ल तो, मेरा मतलब है पाखी भाभी तो सैम इनके जैसी ही दिखती है, माही ने हैरानी के भाव से कहा। अरुण उस फोटो को अभी भी ध्यान से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से इतना कैसे मिल सकता है। माही के सवाल पर उसने भी अर्पणा की तरफ देखा। अर्पणा ने कहा, तुम लोगों की तरह हम भी पहले पाखी को देखकर शॉक्ड रह गए थे। अरुण अभी भी एकटक उन फोटोज को देख रहा था। उसे थोड़ी देर पहले कहीं गई अर्पणा और महेंद्र की बात याद आ रही थी। वो टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में लगा था, पर उसे कोई जोड़ नहीं दिख रहा था उनका। उसे कहीं से कुछ तो मिसिंग लग रहा था। उसने सोचते हुए ही कहा, आरव, चीकू, तुम दोनों जाओ, मुझे माँ पापा से अकेले में बात करनी है। उद्धरण चिन्ह।
कुछ सेकंड के लिए वो दोनों चौंके थे, पर अगले ही अरुण की बात मानकर दोनों ही चले गए। उनके जाते ही अर्पणा ने पहले एक नज़र महेंद्र को देखा, फिर अरुण को देखते हुए बोली, बोलो बेटा, क्या बात करनी है तुम्हें हमसे? अरुण ने दोनों को देखा और गहरी सांस लेकर बोला, आपसे हमेशा सुना कि आकाश अंकल और आप दोनों अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने आपकी हेल्प भी की थी जब आप बैंकरप्ट होने वाले थे। वो एक अच्छे इंसान थे। फिर अचानक ही वो लोग। बेटा, कुछ भी अचानक नहीं होता, सब समय के अनुसार होता है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना भी है। हाँ, ये बहुत गलत हुआ कि उस हादसे में उसका पूरा परिवार ही चल बसा। महेंद्र ने उसे समझाते हुए अफसोस के साथ कहा। यही तो मैं जानना चाहता हूं आपसे, ऐसा क्या हुआ था कि उनका पूरा परिवार एक हादसे में खत्म हो गया? उद्धरण चिन्ह। अरुण ने पूछा तो महेंद्र ने सर झुका लिया। वो रात बहुत भयानक थी, उस एक रात ने सब बदल दिया। मेरा सबसे अच्छा दोस्त मुझसे छीन गया, साथ ही दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का हमारा वो सपना भी टूट गया। महेंद्र ने बेहद अफसोस के साथ कहा। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का? ये आप क्या बोल रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं, उसने कंफ्यूजन में न समझी से कहा। हाँ, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का। तुम उस वक्त 6 साल के थे जब आकाश के घर लक्ष्मी आई थी। हम सब बहुत खुश थे उसके आ जाने से। उसका तो नामकरण भी नहीं हुआ था जब उसका तुम्हारा रिश्ता जोड़ दिया गया था। उद्धरण चिन्ह। महेंद्र बोल रहे थे, अरुण उन्हें देखते हुए उनकी बातें सुन रहा था। जिस दिन वो सब हॉस्पिटल से घर वापस आ रहे थे, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और एक पूरा परिवार जिनमें अभी खुशियों ने दस्तक ही दिया था कि तभी वो खुशियां मातम में बदल गई। वो पूरा परिवार उस एक्सीडेंट में खत्म हो गया। उद्धरण चिन्ह। अरुण को बहुत अफसोस हुआ, पर उसे कहीं कुछ खटका था। ऐसे अचानक एक्सीडेंट होना और उसमें पूरा परिवार का खत्म हो जाना अरुण खटका। उसने सोचते हुए कहा, क्या एक्सीडेंट नेचुरल था या प्लान? महेंद्र ने उसकी बातों पर उसकी ओर देखा तो अरुण बोला, मेरा मतलब है क्या पता उनके किसी राइवल ने ये किया हो। उद्धरण चिन्ह। हमें भी पहले कुछ ऐसा ही लगा था, इसलिए मैंने बेस्ट ऑफिसर से इस केस की जांच करवाई थी। पूरी इन्वेस्टिगेशन होने पर भी कुछ पता नहीं चला। सभी को इस बात को मानना पड़ा कि वो हादसा नियति में था। पर मुझे नहीं लगता ऐसा, कहीं कुछ तो ऐसा है जो अब तक छुपा है। अरुण ने कहा तो महेंद्र उसे सावलिया नजरों से देखने लगा और उसे देखते हुए ही बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? अभी हम सब देखा। इशिता और अविनाश अंकल किस हद तक जा सकते हैं अपने फायदे के लिए। अरुण को बीच के टोकते हुए महेंद्र ने कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो आकाश के एक्सीडेंट के पीछे अविनाश का हाथ था? मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूं, मुझे बस शक है और होने को तो कुछ भी हो सकता है। अरुण की बातें सुनकर इतनी देर से खामोश बैठी अर्पणा अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, मैं भी अरुण की बात से सहमत हूं। जिस तरह से उनका असली चेहरा हमारे सामने आया है उससे तो यही लगता है। और वैसे भी अविनाश है तो एक सौतेला भाई है। उद्धरण चिन्ह। अर्पणा की बात सुनकर अरुण चौंका, क्या अविनाश अंकल आकाश अंकल के सगे भाई नहीं हैं? उसके सवाल पर दोनों ने ही नमे सर हिला दिया। आकाश के पिता ने 2 शादी की थी, पर आकाश अविनाश को सगे भाई से बढ़कर मानता था। महेंद्र बोला, मेहरा कॉरपोरेशन के सीईओ के लिए उनके डैड ने किसे चुना था? उद्धरण चिन्ह। अरुण के इस सवाल में पॉइंट था और तभी महेंद्र का माथा भी ठनका और उसे कुछ पुरानी बातें याद आईं। तभी उसने सोचते हुए कहा, मुझे याद है जब अंकल ने आकाश को सीईओ बनाया था तभी उन्होंने विल बनाई थी। उन्होंने अपनी विल में साफ साफ कहा था उनकी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा उन्होंने आकाश के नाम किया था और बाकी का 30% अविनाश के नाम। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अरुण धीरे से मुस्कुराया जैसे उसे सब समझ आ गया हो। महेंद्र ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, उन दिनों अविनाश कुछ उखड़ा उखड़ा रहने लगा था, पर कुछ दिनों बाद सब नॉर्मल हो गया था। वो पहले की तरह ही रहने लगा था। चैप्टर 141 अनटाइटल्ड चैप्टर। महेंद्र ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, उन दिनों अविनाश कुछ उखड़ा उखड़ा रहने लगा था, पर कुछ दिनों बाद सब नॉर्मल हो गया था। वो पहले की तरह ही रहने लगा था। उद्धरण चिन्ह। अपने पिता की बातें सुनकर अरुण को जो अभी शक हुआ था वो अब यकीन में बदल गया था। वो श्योरिटी के साथ बता सकता था उस एक्सीडेंट के पीछे अविनाश का हाथ था। इतना तो वो अब उन दोनों बाप बेटी को समझ गया था, वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अर्पणा ने तो थोड़े दुखी अंदाज में कहा, गलती हमसे भी हुई थी। हमने क्यों उन्हें अकेला छोड़ दिया? अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? अगर हम सब साथ आते तो शायद आज वो सभी हमारे साथ होते। उद्धरण चिन्ह। अरुण को अर्पणा की बातें सुनकर बुरा तो लगा था, पर अगले ही पल उसने अर्पणा को बातों को एक तरफ करते हुए कहा, क्या आप उस केस को रीओपन करवा सकते हैं? वो बोलते हुए महेंद्र की तरफ देख रहा था।
महेंद्र ने हैरान होते हुए कहा, पर तुम केस रीओपन क्यों करवाना चाहते हो? क्योंकि अपा की बातें सुनकर मुझे लगता है आकाश अंकल और पार्वती आंटी के एक्सीडेंट के पीछे अविनाश अंकल का ही हाथ है। अरुण ने साफ शब्दों में अपनी बात रखी तो महेंद्र बोले, तुम श्योर हो? अरुण ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, आप मुझे बताए विल सामने आने के कितने समय बाद उनका एक्सीडेंट हुआ था? उद्धरण चिन्ह। महेंद्र ने सोचा, फिर चौंकते हुए बोला, 2 महीने बाद ही। महेंद्र की बातें सुनकर अरुण ने कहा, क्या आपको अब भी शक है ये उनका किया नहीं है? महेंद्र ने ना में सर हिला दिया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में शब्दों को पिसते हुए कहा, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? इन सब के पीछे वही है, मैं आकाश को इंसाफ दिलाने में चूक कैसे गया? उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं पापा, जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा। बस एक बार कोई ठोस एविडेंस मिल जाए जो ये प्रूफ कर दे कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे अविनाश अंकल का ही हाथ है, तो उन्हें जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। उद्धरण चिन्ह। वो अपनी बात पूरी कर जाने लगा, तभी उसे कुछ याद आया और वो दरवाजे के पास जाकर रुक गया। फिर पलटकर वापस आया और बोला, मुझे आपसे कुछ कहना था। दोनों ने अरुण को देखा तो अरुण ने कहा, मैंने माही के लिए किसी को पसंद किया है। आई होप आप दोनों भी उससे पसंद करेंगे। अरुण की बातें सुनकर अर्पणा और महेंद्र ने एक दूसरे को देखा और बोले, कौन है वो? पापा, वो हमारी तरह नहीं है, पर एक अच्छा इंसान। वो हमारी माही का बहुत ख्याल रखेगा, उसे हमसे भी ज्यादा प्यार देगा। अरुण बोला और दोनों के रिएक्शन देखने लगा। अब तुम उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो तो लड़का तो अच्छा होगा ही। महेंद्र अरुण की बातों पर बोले। अब नाम भी बताओ उसका, कौन है वो? अर्पणा उत्सुकता से बोली। माँ, हम सब उसे जानते हैं अच्छे से। इस बार अरुण की बातों ने दोनों को कंफ्यूज्ड कर दिया था। तभी अरुण ने सस्पेंस खत्म करते हुए कहा, मयंक व्यास। उसने कुछ सेकंड का पोज लिया, फिर आगे बोला, माही और मयंक दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अर्पणा और महेंद्र दोनों अरुण की बातें सुनकर हैरान थे। हमारी माही महलों में रहकर पली बड़ी है, वो कैसे एडजस्ट करेगी उस माहौल में? अर्पणा ने धीरे स्वर में कहा। उसकी बातों में गुस्सा नहीं था, बल्कि माही के लिए परवाह और चिंता थी। महेंद्र सोचने लगे थे। उन्होंने सोचते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में मयंक माही के लिए सूटेबल लगता है? अरुण ने कहा, बात सूटेबल की नहीं है, माही की पसंद की है। वो जिसे पसंद करती है उसके साथ ही वो खुश रह सकती है। अरुण की बातों पर महेंद्र ने कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। ओके, आप जितना चाहे उतना वक्त ले, पर जवाब हाँ में हो तो सबके लिए अच्छा होगा पापा। अरुण अपनी बात बोलकर चला गया। इधर महेंद्र और अर्पणा दोनों सोच में पड़ गए। आज पाखी ने सिंदूर को पूरे हक से अपनी मांग में सजाया था और गले में काली मोतियों का वो मंगलसूत्र डाला था जिसमें उसकी सांसें समाई थीं। आज फिर वो कितने समय बाद एक सुहागन की तरह तैयार हुई थी। उसके चेहरे पर चमक थी, आंखों में ढेर सारे सपनों की झलक थी। अरुण जब रूम में आया तो उसकी नजरें पाखी पर गई और ठहर गई। वो उसे देखते हुए उसके करीब आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर आईने में अपना और उसका अक्ष देखते हुए बोला, हम तो आज किस पर बिजली गिराने का इरादा है? पाखी ने भी आईने ने उसके अक्ष को देखते हुए कहा, उसी पर जो हर बार उस बिजली से घायल होते हैं। इतना बोलकर वो स्माइल करने लगी। अरुण ने उसे पलटकर अपने सामने किया और उसके चेहरे को हाथों के भरकर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। उसके छूते ही पाखी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने उसकी आंखों को चूम कर उसके होठों को छू लिया। पाखी की पकड़ बरबस ही उसके कपड़ों पर कसी थी। दूसरी तरफ आज ऋषभ पंछी के साथ उसके फ्लैट पर आया था। आज दिल्ली आने के बाद पहली बार ऋषभ पंछी की मां से मिल रहा था। पंछी की मां रेखा ने बड़े प्यार और सम्मान के साथ ऋषभ का स्वागत किया था। यहाँ तक कि उसके लिए खाना भी उसकी पसंद का पंछी से पूछकर बनाया था। और इसी दौरान रेखा को पता भी चल गया था कि पंछी ऋषभ को पसंद करती है। वो जितने चाव से ऋषभ के बारे के रेखा को बता रही थी, रेखा उसके चेहरे की खुशी देखकर समझ गई थी। पंछी ऋषभ को पसंद करती है और उसे इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। ऋषभ एक अच्छा लड़का था। रेखा की पारखी नजरों ने उसे एक झलक में ही पहचान लिया था। चैप्टर 142 बदलते रिश्ते। थोड़ा और लो बेटा, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, रेखा ने ऋषभ की प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहा। अरे नहीं आंटी, बस मैं अब और नहीं खा सकता। ऋषभ की बातों पर रेखा ने कहा, क्या तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया? ऋषभ ने होले से मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं आंटी, आप तो इतना अच्छा खाना बनाती है, मन हो रहा है पूरा खाना खा जाऊं, पर मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इतना खाना डाइजेस्ट कर सकूं। ऋषभ की बातों पर पंछी और कोयल दोनों ही मुस्कुरा दिए। ऋषभ के सामने ही दोनों बैठी थी। कोयल दोनों को अच्छे से नोटिस कर रही थी।
वो दोनों खाने के बीच बीच में छुप छुप कर पलके उठाकर एक दूसरे को देख लिया करते। कोयल समझ रही थी उनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है। उसने पंछी की तरफ थोड़ा झुककर उसके कान में फुसफुसाया, दी ये आपके बॉस की है ना? हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? पंछी ने भी धीरे से कहा। तो कोयल ने ऋषभ पर नजरें गड़ाए हुए फिर से कहा, क्योंकि जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हो, ये मुझे आपके बॉस नहीं मेरे होने वाले जीजू लगते हैं। इतना बोल वो उससे दूर हुई और हंसने लगी। पंछी ने उसे घुरकर देखा और बोली, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं चलने लगा तेरा? चुपचाप खाना खा वरना तेरी पॉकेट मनी बंद। पंछी की आवाज तेज थी। कोयल का उसे डांटना रेखा और ऋषभ ने भी देखा था। क्या हुआ तुम दोनों? रेखा ने अभी इतना ही कहा था कि तभी पंछी बोली, कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। ऋषभ ने भी भौहें उठाकर पंछी से सवाल किया, तो पंछी ने धीरे से सर न में हिला दिया। तभी बेल बजी तो कोयल उठते हुए बोली, मैं देखती हूँ। इतना बोलकर वो डोर खोलने चली गई। जैसे ही उसने डोर ओपन किया सामने रिवान था। कोयल ने उसे देखकर अपनी भौहें उचकाए। वो उससे पूछ रही थी, तुम कौन ही भाई? रिवान को कुछ समझ नहीं आया तो उसने भी आईब्रो उचका दी। कोयल ने ये देखकर अपना सर पीट लिया और बोली, कौन हो तुम? वो मैं। ये बोलते हुए उसने हाथ में पकड़े बॉक्स की तरफ देखा तो कोयल ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, ओह तो तुम डिलीवरी बॉय हो। रिवान उसकी बातों पर चौंका। हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। इतना बोलकर उसने डोर बंद कर दिया। रिवान ने एक नज़र खुद को नीचे से ऊपर तक देखा और बोला, मैं इस बिजनेस सूट में इसे डिलीवरी बॉय लग रहा हूँ, पागल लड़की। इतना बोलकर उसने फ्लैट नंबर चेक किया, वो सही जगह आया था। उसने एक बार फिर डोरबेल बजाए। कोयल अभी टेबल तक पहुंची ही थी कि उसने डोरबेल की आवाज सुनकर आह भरी और वापस खोलने गई। उसने दरवाजा खोलते हुए गुस्से में कहा, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? बोला ना हमने कोई ऑर्डर नहीं किया है। वो जोर से चिल्लाई थी। रिवान को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। वो उसे अच्छा सा जवाब देना चाहता था, तभी ऋषभ, पंछी और रेखा सभी वहां आ गए। तू बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आना। रिवान को बाहर खड़े देखकर ऋषभ बोला, कैसे आऊं? ये बांदरी सामने से हट ही नहीं रही। उसने कोयल की तरफ इशारे करते हुए कहा तो कोयल ने उसे घूरकर देखा। रेखा ने सभी को अंदर बुलाया। रिवान कोयल को घूरते हुए अंदर गया। कोयल उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। दूसरी तरफ अविनाश ने कुछ आदमियों की मदद से पेपर तैयार कर लिए थे। वो पेपर लेकर इशिता के पास आ गया था। इशिता ने अविनाश को देखते ही वो उसके गले से जा लगी। डेड, आर यू ओके? अविनाश ने इशिता की पीठ सहलाते हुए कहा, मैं ठीक हूं बेटा। अविनाश ने उसे हाथ में पकड़ी फाइल देते हुए कहा, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स है। पर आप मुझे क्यों दे रहे हैं? इशिता अविनाश को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे नाम सब कर रहा हूं। कल तक तुम्हारा नया पासपोर्ट बनकर आ जाएगा और कल ही तुम इंडिया छोड़कर चली जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए। अविनाश ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं डेड, मैं तब तक यहां से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मैं पाखी और अरुण से अपनी बेइज्जती का बदला नहीं ले लेती। मैं अब पाखी को मारकर ही यहां से जाऊंगी। इशिता ने दांत पीसते हुए बेहद गुस्से में कहा, उसकी फिक्र तुम मत करो, उसे तो मैं मार ही दूंगा। इस बार कोई चूक नहीं होगी। सालों पहले की गलती को मैं अब सही करूंगा। उसे तो मरना ही होगा। बोलते हुए उसने इशिता की तरफ देखा और कहा, तुम जाओ बेटा, मैं यहां सब देख लूंगा। इशिता उससे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, सालों पहले कौन सी गलती की थी आपने? डेड, क्या हुआ था? कुछ नहीं, तुम इन सब से दूर रहो और यहां से जाने की तैयारी करो। अविनाश ने बात बदलते हुए कहा, नहीं, मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं पाखी को अपने हाथों से न मार दूं। मैं उसे मारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। इशिता की आंखों में फिर से पागलपन और जुनून दिख रहा था। वो एक बार फिर गुस्से में बौखलाई हुई थी। अविनाश उसके पागलपन को देख रहा था। उसने कितनी कोशिश की थी उससे ठीक करने की, उसके पागलपन को ठीक करने की, पर वो नाकामयाब रहा। इशिता ने पाखी की फोटो अपने आदमियों के सामने करते हुए कहा, इसे सब जगह ढूंढो, जहां भी मिले इसे उठा लाओ। उसके आदमी पाखी की तस्वीर लेकर हाँ में सर हिलाया और चले गए। इशिता ने अविनाश की तरफ देखा और बोली, डेड, हम जाएंगे तो साथ, वरना मैं अकेली नहीं जाऊंगी। चैप्टर 143 ट्रूथ रिवील्ड। चैप्टर -143 ट्रूथ रिवील्ड। 2 दिन बीत गए थे मगर इशिता के आदमियों को पाखी का कुछ पता नहीं चला था। अरुण के कहने पर महेंद्र ने एक बार फिर अपने कॉन्टेक्ट इस्तेमाल कर सालों पुराने केस को रीओपन करवाया था। एक बार फिर आकाश और पार्वती के केस की तहकीकात शुरू हो गई थी। अरुण ने इस केस के लिए कुछ स्पेशल लोगों की टीम की मांग की थी जो क्रिमिनल डिपार्टमेंट से थे। उनका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा था। उस पूरी टीम को एक ऑफिसर लीड कर रहा था।
विक्रम सिन्हा उनका एक अलग ही ओरा था, उनका रिकॉर्ड था, आज तक जो भी केस उन्हें मिला है उन्होंने सभी को सॉल्व किया था। उनकी उम्र यही कुछ 30 वर्ष थी, लंबा कद, चौड़े कंधे, फिट बॉडी उनके ऑफिसर होने की पहचान थी। अरुण रूम में बैठा विक्रम का वेट कर रहा था। जैसे ही विक्रम अंदर आया दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया और केस के बारे में डिस्कस करने लगे। उधर केस रिओपन हो गया है, इसकी खबर अविनाश को मिल गई थी। अविनाश ने गुस्से में अपना हाथ जोर से दीवार पर मारते हुए कहा, अरुण ये तुमने अच्छा नहीं किया, और महेंद्र तुमने दोबारा तहकीकात करवाकर गलती कर दी, इसके लिए तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अविनाश इस बात से अनजान था, उसके पीछे खड़ी इशिता उसकी सारी बातें सुन रही है। इशिता ने उसके पास आते हुए कहा, डेड किस केस की तहकीकात की बात कर रहे हैं आप, मुझे बताइए किसने क्या किया। इशिता की आंखों में ढेरों सवाल थे और चेहरे पर बहुत सारी कंफ्यूजन। वो जवाब की उम्मीद से अपने पिता को देख रही थी जो उससे नजरें चुराने के लिए इधर उधर देख रहे थे। बोलिए डेड, आई एम आस्किंग यू समथिंग, उसने तेज आवाज में कहा। मैंने कहा ना इशिता, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना। तुम बस यहां से चली जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। तुम मेरी इकलौती संतान हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बेटा, तुम चली जाओ। अविनाश इशिता को कंधे से पकड़े उसे समझाते हुए बोल रहे थे, पर इशिता वो उन्हें गुस्से से देख रही थी। उसने उनका हाथ झटक दिया और चिल्लाते हुए बोली, नो डेड, मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक उस पाखी की जान अपने हाथों से नहीं ले लेती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और आप भी मेरे साथ जाएंगे। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गुस्से में बोलते हुए वो हांफने लगी थी। उसका गुस्सा उस पर इतना हावी था कि आंखों में लाल डोरियों का जाल बिछ गया था। अविनाश उसकी ये हालत देखकर शांत बैठ गए। तभी इशिता ने फिर कहा, बताइए डेड, आप किस केस की बात कर रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि कभी तुम्हें ये सच पता चले, उसने नीचे सर झुकाए हुए ही कहा। सच? कैसा सच? इशिता ने आंखों को छोटा करते हुए कहा। अविनाश ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे एक अंकल थे, मेरे बड़े भाई। आप आकाश अंकल की बात कर रहे हैं, उसने पूछा तो अविनाश के धीरे से सर हाँ में हिला दिया। तुम बहुत छोटी थी उस वक्त, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा। वो कैसे दिखते थे? तुम उस वक्त 2 साल की थी जब उनका सह परिवार समेत एक्सीडेंट हो गया और वो उस एक्सीडेंट में चल बसे। अविनाश बोला तो उसकी बातों पर इशिता बोली, हाँ ये बात तो सभी जानते हैं, इशिता ने नॉर्मल रिएक्शन से कहा। तो अविनाश अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, वो एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया था। वॉट? इशिता चौंकी। हाँ, वो एक्सीडेंट करवाया गया था और वो मैंने करवाया था, मैंने खुद अपने भाई को उसके परिवार के साथ मार दिया। अविनाश की आंखों और बातों दोनों में ही नफरत थी। बट वाई? वो तो आपके भाई थे, फिर आपने ये क्यों किया? इशिता ने चौंक कर सवाल किया। भाई था जिसे कभी मैं बहुत प्यार किया करता था, पर वो जायज था इसलिए उसे सब मिला और मैं नाजायज उसकी तुलना में हमेशा मुझे कम ही मिला। उसे सबकी वाहवाही और मुझे जिल्लत। उसे सबने अपनाया, उसका सम्मान किया और मुझे केवल अपमान मिला। सारी प्रॉपर्टी डेड ने उसके नाम कर दी और मुझे भिखारी समझकर एक छोटा सा टुकड़ा दान कर दिया। उद्धरण चिन्ह। इशिता अपने डेड को देख रही थी। उसे आज तक यही लगता था कि उसके डेड एक बहुत अच्छे इंसान हैं, वो हमेशा अच्छा ही करते हैं, पर उनका सच जानकर आज इशिता भी हैरान थी। हम दोनों ही उनके बेटे थे तो हमें बराबर का हिस्सा क्यों नहीं मिला? बस इसलिए कि मैं उनकी नाजायज औलाद था। मेरे साथ गलत हुआ, इसलिए मैंने खुद ही उस गलत को सही करने का फैसला किया। जब पार्वती ने भाभी बच्चों को जन्म दिया, पहले मैंने उनके बच्चों को मारने की कोशिश की पर मैं नाकाम रहा। फिर हॉस्पिटल से आते समय मैंने उनका एक्सीडेंट करवा दिया, वो परिवार एक साथ ही खत्म हो गया। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो इशिता की तरफ मुड़ा और उसे देखते हुए आगे बोला, अब तुम ही बताओ बेटा, क्या मैंने गलत किया? अगर मुझे वो बराबर का हक देते तो क्या मैं ये करता नहीं, पर उन्होंने तो मुझे लावारिस समझकर भीख दी, इसलिए मैंने सबसे पहले देने वाले को मार दिया और फिर उनके जायज बेटे को उसके परिवार के साथ। अपने डेड की बात सुनकर इशिता जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, वाओ डेड, यू आर सो कूल। तुम देखना चाहती हो अपने अंकल आंटी को? अविनाश ने पूछा। उन्हें देखकर मैं क्या करूंगी? हाँ, अगर वो जिंदा होते तो शायद मैं उन्हें खुद अपने हाथों से मारती, उसने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए कहा। पर मुझे लगता है तुम्हें उनकी तस्वीर देखनी चाहिए। बोलते हुए अविनाश आकाश और पार्वती की फोटो इशिता के सामने कर दी। इशिता की नज़र जैसे ही उस तस्वीर पर गई वो चौंक उठी। उसने जल्दी से उस तस्वीर को अपने हाथों में लिया और फटी फटी आंखों से तस्वीर को देखने लगी। वो हैरानी से तस्वीर को देखते हुए बोली, ये तो पाखी जैसी।
बोलते हुए अविनाश की तरफ देखा तो अविनाश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ पाखी पार्वती के जैसी दिखती है। यही तो मैं आज तक समझ नहीं पाया कि ये कैसे हो सकता है। जब मैंने पहली बार पाखी को देखा तो मैं हैरान रह गया, तभी से मैंने उसके बारे में सब पता करवाया पर कुछ पता नहीं चला। उद्धरण चिन्ह। महेंद्र भी पाखी को देखकर मेरे पास आया था। बात करने पर मैंने उसे समझा दिया कि ये सिर्फ इत्तेफाक है कि उसकी शक्ल पार्वती से मिलना, ये केवल इत्तेफाक है। उद्धरण चिन्ह। और आपको क्या लगता है डेड, ये इत्तेफाक है या फिर पाखी सच में पार्वती आंटी की बेटी है? इशिता ने गंभीर होते हुए कहा। ये तो मैं नहीं जानता, पर उस एक्सीडेंट में सब मर गए थे। अगर पाखी पार्वती की बेटी है तो वो उस एक्सीडेंट में जिंदा कैसे बच गई? उद्धरण चिन्ह। अविनाश ने दांत पिसते हुए कहा तो इशिता उसकी बातों पर बोली, आपकी बात में पॉइंट है डेड, पर कोई बात नहीं। अगर वो उनकी बेटी है भी तो इस बार नहीं बचेगी। इस बार मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगी। चैप्टर 144 किडनैपिंग। चैप्टर -144 किडनैपिंग। अपने डेड से बात कर इशिता ने अपने आदमी को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही वो दांत पिसते हुए गुस्से में बोली, तुम सब कर क्या रहे हो? एक लड़की को ढूंढ नहीं पा रहे? मुझे वो चाहिए, कुछ भी करो उसे मेरे पास ले लाओ। दूसरी तरफ से उसके आदमी ने कहा, मैडम हम नजरें गड़ाए हुए हैं, वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। वो जैसे ही निकलती है हम उसे उठा लेंगे। हमारे आदमी सब जगह फैले हैं। इशिता ने उसकी बात सुनकर कॉल कट कर दिया और बोली, पाखी तुमसे तो पुराना रिश्ता है मेरा, तुमसे तो अब मिलना ही पड़ेगा। इतना बोलकर वो हंसने लगी। पाखी और माही दोनों एक साथ माही के रूम में थी और बातें कर रही थी। तभी अर्पणा माही के रूम में आए और दोनों को बातें करते देखकर बोली, क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं माँ, हम बस ऐसे ही, पाखी ने उठते हुए कहा। पाखी की बातों पर अर्पणा ने मुस्कुराते हुए कहा, पाखी अब इसे कुछ अच्छी बातें सिखाओ, परिवार में कैसे रहते हैं और परिवार को जोड़कर कैसे रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं, अब इसे ये सब सिखाओ। अर्पणा बोलते हुए उनके पास बैठ गई तो माही सही से बैठते हुए बोली, क्यों माँ, मुझे ये सब क्यों सीखना? अच्छा तो तुम्हें शादी नहीं करनी, शादी के बाद ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हें उठानी है तो ये सब तो सीखना ही पड़ेगा। अर्पणा ने बोलते हुए पाखी की तरफ देखा तो पाखी ने हाँ में सर हिला दिया। तेरे डेड मान गए हैं, वो मयंक की माँ से मिलना चाहते हैं तो उसे बता दे कल वो अपनी माँ के साथ घर आ जाए। अर्पणा मुस्कुराते हुए बोली। पाखी और माही दोनों ही उसकी बातें सुनकर खुश हो गई। माही एकदम से अर्पणा के गले लगते हुए बोली, थैंक यू माँ। अर्पणा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। माही अर्पणा से अलग होकर पाखी के गले लग गई। अर्पणा पाखी की तरफ देखते हुए बोली, पाखी तुम ऋतिका और ऋषभ को भी कल घर बुला लो, उनसे भी बातें हो जाएगी। जी माँ, पाखी ने जवाब दिया। माही ने उसे हाई फाइव दिया तो पाखी ने भी रिटर्न किया। विक्रम केस की छानबीन में लग गया था, अरुण केस की छानबीन में उसका पूरा साथ दे रहा था। जब सबको खबर मिली कि माही और मयंक के रिश्ते के लिए महेंद्र और अर्पणा मान गए हैं तो सब खुश थे। काव्या ने जब रोहित को ये बात बताई तो वो भी बहुत खुश हुआ। चलो अच्छा है सब मान गए, अब इतने टाइम बाद खुशियां तो आई सबकी लाइफ में। हाँ, बोलते हुए काव्या ने रोहित की तरफ देखा और बोली, आप आज ऑफिस से आते टाइम माँ और बाबा को रेलवे स्टेशन से पिक कर लेना, वो दोनों आज दिल्ली आ रहे हैं। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? रोहित ने काव्या को देखते हुए कहा। सॉरी वो हम भूल गए थे, काव्या ने कान पकड़ मुंह बनाते हुए कहा। तो रोहित उसे घूरते हुए बोला, तुम ना ऐसा फेस मत बनाया करो। बोलते हुए वो हंसा और उसकी बाह पकड़ अपने करीब खींचते हुए कहा, जंगली बिल्ली बहुत क्यूट लगती हो, वैसे ही मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूं। बोलते हुए उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पंछी ने ऋषभ का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, अब उसे दिल्ली में और अच्छा लगने लगा था। पंछी ऋषभ के साथ एक मीटिंग के लिए होटल आई हुई थी। मीटिंग पूरी होने के बाद ऋषभ ने उसे पार्किंग में वेट करने के लिए कहा और खुद किसी से कॉल पर बात करने लगा। इधर माही पाखी के साथ मॉल आई हुई थी शॉपिंग के लिए। वो बहुत खुश थी, वो अपने लिए कुछ अच्छी ड्रेसेज ले रही थी। माही ने ऋतिका को भी बुलाया था, वो दोनों उसका मॉल में रेस्टोरेंट में वेट कर रही थी और साथ ही जूस पी रही थी। पाखी जो इस बात से अनजान थी कि उस पर कोई नजरें रखे हुए है, वो माही से बातें किए जा रही थी। तभी वहां ऋतिका भी आ गई। वो दोनों के सामने बैठते हुए बोली, लगता है मैं लेट हो गई, अब तक काफी सारी शॉपिंग करी तुम दोनों ने। नहीं भाभी, आपको बिल्कुल देरी नहीं हुई, हमने तो अभी शुरुआत ही की है शॉपिंग की, माही ने अटखले अंदाज में कहा। तो ऋतिका को सबसे ज्यादा शॉक इसी बात का लगा था कि माही उसे भाभी कहकर बुला रही थी। क्या हुआ, तुम माही को ऐसे क्यों देख रही हो? उसने जो कहा वही तो सच है।
पाखी ने रितिका का शॉकन रिएक्शन देखकर कहा तो रितिका बोली, हाँ पर ये अभी थोड़ी ना। अब नहीं तो कब देवरानी जी तैयारी कर ले, आप दुल्हन बनने की, हम बारात लेकर आ रहे हैं आरव जी की। पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा तो रितिका शर्मा गई। घर में सब रेडी हैं, कल तो ऋषभ भाई को मम्मा ने घर बुलाया है आपकी और भाई की शादी की बात करने के लिए। माही ने उससे पूरी बात समझाई तो रितिका के होठों पर हंसी बिखर गई। दूसरी तरफ पंछी ऋषभ का वेट कर रही थी पर उसे आने में काफी देर हो गई थी। वो कार से टेक लगा कर खड़ी हो गई। तभी कुछ लोगों ने अचानक से उस पर हमला किया। वो इसके लिए तैयार नहीं थी। जब तक उसे कुछ समझ आया उसके नाक पर एक आदमी ने रुमाल रख उसे बेहोश कर दिया था। वो पंछी को लेकर चले गए। इधर जब ऋषभ पार्किंग में आया तो उसे पंछी नहीं दिखी। उसने इधर उधर पंछी को ढूंढा पर पंछी उसे फिर भी नहीं मिली। उसने पंछी को कॉल किया पर उसका फोन वहीं कार के पास गिरा बज रहा था। ऋषभ उसका फोन पड़ा देखकर चौंक गया। उसे कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा हो गया था। कहीं पंछी किसी प्रॉब्लम में तो नहीं। बोलते हुए उसकी आवाज धीमी हो गई थी। कोयल और रेखा सुपरमार्केट आए हुए थे शॉपिंग करने। दोनों बातें करते हुए जा ही रही थी कि तभी एक कार जो तेज रफ्तार से चली आ रही थी उसके सामने दोनों आ गई। कोयल की कार को देखकर एकदम से चीख निकल गई। रेखा भी जोर से चीखी। तभी कार उनके बिल्कुल नजदीक आकर वो कार रुक गई। दोनों के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। कोयल ने तो अपना चेहरा ही हाथों से ढक लिया था। जब कार के ब्रेक की आवाज सुनी तो उसने चेहरे पर से हाथ हटाया। कार में से एक आदमी निकल कर आया। वो आदमी दोनों के पास आकर बोला, आई एम सॉरी, क्या आप ठीक है? उसकी आवाज सुनकर रेखा और कोयल दोनों ने उसकी तरफ देखा। रेखा की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह गई। उसकी आंखों में डर और खौफ दिखने लगा। चैप्टर 145 पाखी का किडनैप होना। चैप्टर -145 पाखी का किडनैप होना। उसकी आवाज सुनकर रेखा और कोयल दोनों ने उसकी तरफ देखा। रेखा की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह गई। उसकी आंखों में डर और खौफ दिखने लगा। वो आदमी भी रेखा को देखकर चौंका। उसकी आंखें भी हैरत से फटी की फटी रह गई। वो आदमी कोई और नहीं अविनाश था। अविनाश उसे हैरानी से देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कोयल ने गुस्सा करते हुए कहा, अंधे हैं क्या आप देखकर नहीं चला सकते? अभी तो आप मुझे और मेरी मां को मार ही डालते। उद्धरण चिन्ह। कोयल बोल रही थी और रेखा अविनाश को देखते हुए उसका हाथ पकड़ खींचते हुए ले जा रही थी। छोड़ो मां, मैं इन्हें अभी बताती हूँ, कोयल ने रेखा से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। तू चल यहाँ से, हमें किसी से नहीं लड़ना। चल यहाँ से बेटा। रेखा उसका हाथ पकड़ खींचते हुए ले जा रही थी। कोयल अपना हाथ छुड़ाकर बोली, नहीं मां, हम ऐसे नहीं जा सकते, इन्हें हमसे माफी मांगनी होगी। अविनाश उन्हें अब घूरकर देख रहा था। रेखा ने कोयल का हाथ छोड़ उसका चेहरा अपनी हाथों में भरते हुए बोली, मेरी बात सुन बेटा, हमें नहीं चाहिए किसी की माफी। तू चल यहाँ से, अपनी माँ की बात नहीं मानेगी, चल बेटा चल। कोयल ने रेखा के चेहरे पर डर देख लिया था। उसने उसका हाथ पकड़ कहा, माँ आप डर क्यों रही है इन बड़े लोगों से? मैं हूँ माँ आपके साथ। नहीं, मैं डर इन लोगों से नहीं रही हूँ, मैं तेरे लिए डर रही हूँ। चल बेटा, अपनी माँ के लिए चल यहाँ से। रेखा की बात सुनकर कोयल ने पीछे मुड़कर देखा तो अविनाश जा चुका था। मॉल में तीनों के हाथ में शॉपिंग बैग्स भरे थे। वो तीनों बात करते हुए एलिवेटर से बाहर आए। तो भाभी कल मिलते हैं आपके ससुराल में, माही ने रितिका को छेड़ने वाले अंदाज में कहा। तो रितिका उसकी बातों पर बोली, माही की बच्ची बहुत परेशान करने लगी हो मुझे। अब क्या मैं अपनी भाभीयों से थोड़ा मजाक भी नहीं कर सकती? माही ने मुंह बनाते हुए कहा। देख रही हो पाखी बहुत शैतान हो गई है ये हमारी छोटी सी नंद। बोलते हुए रितिका मुस्कुराई। तभी वहां एक वैन आई। आवाज सुनकर तीनों ने उस तरफ देखा। वो उनके करीब आ रही थी। ये हमारे पास क्यों आ रही है? इतनी जगह है पार्किंग में, कहीं भी पार्क कर दे, माही वैन को देखते हुए बोली। तभी वो उसके एकदम नजदीक आ गए। उसमें से कुछ आदमी बाहर आए और पाखी को पकड़ने लगे। दोनों ने पाखी को उनसे छुड़ाते हुए उन्हें मार रही थी। तभी उन आदमियों ने दोनों को धक्का दे दिया और पाखी को अंदर खींच लिया। वो दोनों जब तक संभल कर उठी तब तक वैन चली गई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में सवाल और डर दोनों ही था। मैं भाई को फोन करती हूँ, बोलते हुए माही अपना फोन ढूंढ रही थी। ये लोग थे कौन और पाखी को क्यों ले गए? उसने जाती हुई वैन को देखते हुए कहा। और तभी जैसे उसे कुछ ध्यान आया, माही हमें गाड़ी का पीछा करना होगा। बोलते हुए वो दोनों उठकर जल्दी से रितिका की कार के बैठ गई। रितिका ड्राइव कर रही थी। माही अरुण को कॉल कर रही थी। उसने कॉल पिक होते ही अरुण को अपनी डरी हुई आवाज में सब बता दिया।
अरुण चौंक कर उठा था पर उसे जल्दी ही समझ आ गया था ये सबने किया था। तुम दोनों कहाँ हो अभी? अरुण ने एरोगेंट आवाज में कहा। भाई हम उस वैन का पीछा कर रहे हैं, माही घबराते हुए बोली। ठीक है, मुझे लोकेशन सेंड करो राइट नाउ, उसने जोर देते हुए कहा तो माही ने घबराती हुई आवाज में फिर से कहा, ओ ओके भाई। माही लोकेशन सेंड करने लगी तो रितिका ने उसे गाड़ी का नंबर भी बता दिया। अरुण ऑफिस से निकल गया था, उसने गाड़ी का नंबर आरव को फॉरवर्ड कर उसे कॉल कर उसे उस गाड़ी को ढूंढने उसकी कंप्लेन करने के लिए कहा। इधर ऋषभ पंछी के लिए परेशान था, 3 घंटे बीत गए थे पर उसे अभी तक पंछी की कोई खबर नहीं मिली थी। रेखा कोयल के साथ फ्लैट आ गई थी, वो अभी तक डरी हुई थी। तभी अचानक उसे पंछी का ख्याल आया, उसने कोयल से कहा, पंछी को फोन कर बेटा। माँ पर हुआ क्या है? दीदी ऑफिस में होंगी, कोयल बोली। तू करना, मुझे पंछी से बात करनी है, मेरी बात करवा उससे, रेखा ने जोर देते हुए कहा। तो कोयल ने पंछी को फोन मिला दिया। पंछी का फोन ऋषभ के पास था, कोयल का नाम देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कॉल रिसीव करके उनसे क्या बोलेगा। फोन बज बज कर शांत हो गया था, उसने कुछ सोचते हुए एक मैसेज टाइप कर सेंड कर दिया। कोयल ने मैसेज देखकर कहा, माँ दी का मैसेज आया है, इतना बोलकर वो मैसेज पढ़ने लगी। मैं मीटिंग में हूँ, बात नहीं कर सकती। देखा माँ दी ऑफिस में है और आप खामाखा परेशान हो रही थी। कोयल मुंह बनाते हुए बोली। पंछी के मैसेज करने से अब रेखा ने भी सुकून की सांस ली। उधर इशिता के भेजे लोगों ने पाखी की जगह पंछी का किडनैप कर उसे इशिता तक पहुंचा दिया। पंछी अब तक होश में आ गई थी, शायद क्लोरोफॉर्म की मात्रा कम थी। इशिता जब उसके पास गई तो पंछी को उन लोगों ने कुर्सी से बंधा हुआ था। पंछी ने डार्क ब्लू जीन्स डेनिम जैकेट के साथ एक टॉप पहना हुआ था। इशिता पंछी को नीचे से ऊपर तक देखकर बोली, क्या बात है मिसेज, खुराना बनने के बाद तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। बहन जी टाइप कपड़ों से सीधा जीन्स पर आ गई। उद्धरण चिन्ह। इशिता की बातों पर पंछी उसे हैरानी से देख रही थी, उसे इशिता पागल लग रही थी। इशिता की बातें उसके सर के ऊपर से जा रही थी। इशिता की और बक बक न सुनते हुए पंछी बीच में ही बोली, हो कौन तुम और मुझे यहाँ क्यों ले आए और ये क्या बकवास सी कहानी सुना रही हो? पंछी की बातों पर इशिता चौकी पर अगले ही पल होठों पर डेविल स्माइल लगाकर बोली, कमाल की एक्टिंग कर लेती हो, तुम्हें तो एक्ट्रेस बनना चाहिए था। और तुम्हें नागिन, तुम बिल्कुल उसके जैसी हो। मेरे समझ के बाहर ज्यादा टाइम पास मत करो, सीधे सीधे बताओ तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? पंछी ने गुस्से से कहा। ये तुम पूछ रही हो जिसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, मेरा बचपन का प्यार अरुण को मुझसे छीन लिया। इतना सब करने के बाद पाखी तुम मुझसे पूछ रही हो मैं क्यों लाए तुम्हें यहाँ? तो सुनो, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ और आज मैं ये करके रहूंगी। चैप्टर 146 शॉकिंग फेस। चैप्टर -146 शॉकिंग फेस। ये तुम पूछ रही हो जिसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, मेरा बचपन का प्यार अरुण को मुझसे छीन लिया। इतना सब करने के बाद पाखी तुम मुझसे पूछ रही हो मैं क्यों लाए तुम्हें यहाँ? तो सुनो, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ और आज मैं ये करके रहूंगी। इशिता ने एक एक शब्दों पर जोर देते हुए कहा, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। पंछी उसकी बातें सुनकर चौंकी और बोली, ओ हेलो, गलतफहमी की दुकान। पहली बात, मेरा नाम पंछी है और दूसरी बात, मैं किसी अरुण को नहीं जानती और रही बात मुझे मारने की तो वो तू भूल ही जा बेटा, दिन में तारे न दिखा दिए ना तो मेरा नाम भी पंछी नहीं। पंछी की बातें इशिता के गुस्से को हवा दे गई थी। उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? इशिता की बातों पर पंछी फिर बोली, हाथ खोल दे, बता देती हूँ कैसे हिम्मत हुई। पंछी के बोलते ही इशिता ने आगे बढ़कर पंछी के गले को अपने हाथों में दबोच लिया। वो उसकी आंखों में घूरने लगी पर पंछी वो मुस्कुराती रही, उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो उसकी आंखों में उतने ही गुस्से से देखने लगी। उसने अपनी पकड़ को कुछ और कसा तो पंछी का चेहरा लाल होने लगा। तभी वहां कुछ और लोग आ गए, साथ ही पाखी की आवाज भी आई, छोड़ो हमें, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों लाए हो हमें? वो उन आदमियों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली। आवाज सुनकर इशिता ने उस ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरुण फास्ट ड्राइविंग करके माही और ऋतिका के पास पहुंचा। वो दोनों टी पॉइंट के पास खड़े थे, उनकी कार भी बगल ही खड़ी थी। तुम दोनों ठीक तो हो ना? अरुण ने उनके पास आते हुए कहा। हाँ भाई, पर हमने उन्हें खो दिया। हम उनका पीछा ही कर रहे थे पर रेड लाइट के वजह हमने उन्हें मिस कर दिया। माही हाथों को मसल घबराते हुए बोली। हमें नहीं पता वो इस टी पॉइंट से किधर गए हैं, लेफ्ट या राइट हम नहीं जानते, ऋतिका ने लेफ्ट राइट देखते हुए कहा। अरुण ने एक हाथ अपना माथे पर रखा और दूसरा कमर पर। वो दोनों ही रास्तों को देखने लगा।
फिर उनकी तरफ देखकर बोला, तुम दोनों घर जाओ, चिराग तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। चिराग भी अब तक पहुंच गया था, वो दोनों को लेकर जाने लगा। तभी अरुण ने फिर से कहा, घर पर किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। माही और रितिका दोनों ने एक साथ सर हिला दिया। चिराग दोनों को लेकर निकल गया। अरुण ने विक्रम को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही अरुण बोला, आई नीड योर हेल्प। इधर ऋषभ पंछी को ढूंढ रहा था। पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज से उसे गाड़ी का नंबर मिल गया था। उसने तुरंत पुलिस को पंछी की मिसिंग कंप्लेन कर दी। ऋषभ ने अपने वीआईपी होने का फायदा उठाया। उसके कंप्लेन के कुछ देर बाद ही पंछी को ढूंढने का प्रोसेस शुरू हो गया था। विक्रम जो पाखी का केस देख रहा था, तभी एक कांस्टेबल उसके पास पंछी की मिसिंग कंप्लेन रिपोर्ट फाइल लेकर आया। उसने उस फाइल को विक्रम को देते हुए कहा, सर ये कमिश्नर साहब ने भेजी है, आपको अभी इस केस को कुछ ही घंटों में सॉल्व करना है। केस क्या है? उसने पाखी की फाइल पढ़ते हुए कहा। मिसिंग केस है, एक लड़की 4 घंटे पहले मॉल के पार्किंग से गायब हुई है, उसे ढूंढना है इमीडिएटली। एक दिन में 2 लड़कियों का किडनैप, वो भी पार्किंग से ही। सोचते हुए उसने फाइल ली और देखने लगा। उसमें पंछी की फोटो भी थी। विक्रम फोटो देखकर चौंका और बोला, ये लड़की पर मैं तो इसी के केस पर काम कर रहा हूं। उसने सारी डिटेल चेक की, नाम अलग थे पर उम्र सेम थी। एक की मिसिंग कंप्लेन करने वाला अरुण खुराना है और दूसरी की कंप्लेन करने वाला ऋषभ मल्होत्रा। इन दोनों ही वैन का पता करो, ये किस एरिया में है। उसने कांस्टेबल को फाइल देते हुए कहा और खुद सोचने लगा। उसे इतना तो पता चल गया था, दोनों लड़कियां अलग अलग है। आखिर इन दोनों में कनेक्शन क्या हो सकता है? उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन उसकी वाइफ का था। उसने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से उसकी वाइफ की दर्द भरी आवाज आई, प्लीज आप जल्दी आ जाए, मैं अब इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने दर्द में तड़पते हुए कहा, अक्षरा डोंट पैनिक, मैं आ रहा हूं, मैं अभी आ रहा हूं। इतना बोलकर उसने कॉल कट किया और बाहर चला गया। अरुण ने दोनों रास्ते देखे और सोचने लगा, दोनों ही रास्ते दिल्ली से बाहर जाने के थे। वो सोच रहा था, तभी उसके माइंड में कुछ ख्याल आया। मेहरा कॉरपोरेशन की एक फैक्ट्री गुड़गांव में भी तो है, क्या ये पॉसिबल है कि इशिता वहीं छुपी हो? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो अपनी कार में बैठ गया और ड्राइव करने लगा। तभी उसका फोन रिंग हुआ। कॉल विक्रम की थी। उसने फोन रिसीव कर स्पीकर पर कर दिया। हाँ बोलो विक्रम, वो वैन गुड़गांव की तरफ गई है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। अरुण की बात सुनकर विक्रम बोला, मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो जाएगी, मेरी टीम मुझसे पहले वहां पहुंच जाएगी। अरुण ओके कहा और स्पीड को कुछ तेज कर लिया। सेम इन्फॉर्मेशन ऋषभ को भी मिली। उसे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि पंछी को किडनैप करने वाला है कौन, पर पुलिस से मिली इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर वो भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। वो ड्राइव ही कर रहा था जब उसका फोन रिंग हुआ। कॉल रितिका की थी। उसने रिसीव करते ही स्पीकर पर कर दिया। दूसरी तरफ से रितिका की डरी सहमी आवाज आई, भाई भाई वो पाखी का किडनैप हो गया है क्या? ऋषभ चौंकते हुए बोला। इसी के साथ उसने एकदम से ब्रेक लगा दी तो कार कुछ दूर तक घसीटते हुई चली गई। रितिका ने उसी पूरी बात बताई तो ऋषभ को कुछ कुछ कहानी समझ आने लगी। उसने मन ही मन सोचा, तो वो लोग तुम्हें पाखी समझ कर ले गए। उद्धरण चिन्ह। रितिका से बात कर ऋषभ ने कार स्टॉट की ओर तेजी से निकल गया। इशिता की आंखें पाखी को देखकर फटी की फटी रह गई थीं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने एक नज़र पाखी को देखा और फिर पंछी को। दोनों ही एक दूसरे की कार्बन कॉपी लग रही थी। पाखी इशिता को देखकर गुस्से में बोली, इशिता तुमने हमारा किडनैप करवाया है। इतना बोलकर उसने उसके बगल चेयर से बंदी पंछी को देखा तो वो शॉक्ड रह गई। चैप्टर 147 पाखी और पंछी का सामना। चैप्टर 147 पाखी और पंछी का सामना। पाखी फटी फटी आंखों से पंछी को देख रही थी। इशिता के उससे दूर होते ही पंछी गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। उसने सांसें लेते हुए ही पाखी की तरफ देखा तो उसकी आंखें भी पाखी की तरह ही फटी की फटी रह गई। दोनों को ही अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। क्या वो जो देख रही हैं वो सच था या उनका वहम? ऐसे ही ख्याल दोनों के मन में थे। एक पल के लिए तो उन्हें ऐसा लगा मानो वो खुद को आईने में देख रही हो। उन दोनों को तो शॉक लगा ही था, पर सबसे ज्यादा कोई चौंका था तो वो थी इशिता। तुम दोनों एक जैसे कैसे दिख सकती हो? इशिता ने दोनों की तरफ उंगली करते हुए कहा। ओह, तो तुम इसकी बात कर रही थी? पंछी ने पाखी को देखते हुए कहा। तो तुम सच में वो नहीं हो जो मैं समझ रही थी? इशिता ने कंफ्यूजन में कहा। स्टैम्प पेपर पर लिखकर दूं क्या? अब तो प्रूफ भी तेरे सामने है, मैं वो नहीं जो तू मुझे इतनी देर से समझ रही थी, पंछी ने गुस्सा करते हुए कहा। तुम
आ हाथ पीछे दोबारा छूने की सोचना भी मत, पंछी ने एटीट्यूड में कहा। पाखी उन दोनों की आर्ग्यू सुन रही थी, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी वो बीच में बोली, इशिता ये क्या कर रही हो तुमने हमें और हमारी जगह इन्हें क्यों किडनैप किया? देखो खुद को पुलिस के हवाले कर दो। पाखी की बात सुनकर इशिता हाथ में पकड़ी गन को लहराते हुए बोली, तुम ये ज्ञान क्यों बांट रही हो? तुम्हें क्या लगता है जो तुम कहोगी मैं वो कर दूंगी? बोलते हुए वो उसके आगे पीछे घूमने लगी और घूमते हुए बोली, मेरा तो कुछ और ही प्लान, पहले तुम्हें मारना और फिर फोर करके यहां से उड़ जाना। उसने हाथ से इशारे करते हुए कहा। ये सब करके हमें मारकर तुम्हें मिलेगा क्या? पाखी ने इशिता की तरफ देखते हुए कहा। सुकून पाखी सुकून, बोलते हुए वो उसके सामने आ गई और उसकी आंखों में देखते हुए दांत पीसते हुए बोली, क्योंकि जब से तुम अरुण और मेरी जिंदगी में आए हो तुमने मेरा सुकून छीना है, मेरा प्यार छीना है। एक ही तो ख्वाब देखा था मैंने उसे पाने का, वो मेरा था, और पता नहीं तुम कहां से बीच में आ गई और उसे मुझसे छीन ले गई। हमें लगा था अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा, पर नहीं, तुम तो आज भी उसी पागलपन में जी रही हो। अगर वो तुमसे प्यार करते और तुम्हारे होते तो हम कभी उनकी जिंदगी आ ही नहीं पाते। उन्होंने तुम्हें हमेशा से एक दोस्त समझा है और तुमने उनकी इस दोस्ती का फायदा उठाकर उन्हें धोखा दिया है। पाखी के चेहरे पर गुस्सा था पर उसकी आवाज में सॉफ्टनेस बरकरार थी। पंछी चुपचाप दोनों की बातें सुनकर प्रॉब्लम समझने की कोशिश में लगी थी। अपना ये जो लेक्चर है न वो किसी और को देना, मुझे तेरी बकवास सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इतना बोलकर उसने पीछे खड़े आदमियों को इशारा दिया, तो उन आदमियों ने उसे भी पंछी की तरह ही चेयर से बांध दिया। पंछी पाखी को तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, बड़ी अजीब हो यार तुम, जब तुम्हारे हाथ खुले थे तो तुमने उसे 2-3 चांटे क्यों नहीं मारे? अरे यार पहले मार लेती, बात बाद में कर लेती, पर नहीं, तुम्हें तो उसे ज्ञान बांटना था। अब देखो मेरी तरह तुम भी बंध गई ना। पंछी की बातें सुनकर पाखी धीरे से बोली, हमें लड़ाई पसंद नहीं। उद्धरण चिन्ह। ओ देवी जी, ऐसी सिचुएशन में लड़ना पड़ता है, पर तुम्हें देखकर एक बात समझ आ गई, तुम गांधीवादी हो, एक गाल पर थप्पड़ पड़ने पर दूसरा गाल भी आगे कर दोगी। नहीं, हम इतने भी शरीफ नहीं हैं, पाखी पंछी की बातों पर बोली। इशिता बाहर आ गई थी और उसने बाहर आते ही अविनाश को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही इशिता बोली, डेड आप कहाँ है? मुझे आपको कुछ दिखाना है, आप जल्दी आ जाइए। इशिता की आवाज में घबराहट थी तो उसकी ऐसी आवाज सुनकर अविनाश ने तुरंत पूछा, क्या बात है बेटा, तुम पैनिक क्यों हो? क्या पुलिस वहां पहुंच गई? नो डेड, ये बात नहीं है। बोलते हुए उसने पाखी और पंछी के बारे में बताया तो ड्राइवर कर रहे अविनाश ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। क्या? एक तेज आवाज फोन के दूसरे तरफ से आए। हाँ डेड, वो दोनों बिल्कुल जैसी हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं है उनमें, इसलिए शायद ये लोग गलती से दोनों को उठा लाए। इशिता की बात सुनकर अविनाश ने सोचते हुए खुद से कहा, नो नो नो, वो जिंदा कैसे हो सकती है? मुझे तो लगा था मैंने उसे मार दिया, ये उसी का काम है, उसने ही उसे बचाया होगा। डेड, क्या मैं उस दूसरी वाली लड़की को जाने दूं? इशिता ने पूछा। नो नहीं बेटा, मैं आ रहा हूं, तुम दोनों में से किसी को मत जाने देना, अविनाश ने जल्दी से कहा। ओके डेड, आप जल्दी आइए। अविनाश से बात कर इशिता सोचने लगी, उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो दोनों इतनी सिमिलर कैसे। इधर पंछी ने पाखी से पूछा, मुझे एक बात बताओ यार, ये सब हो क्या रहा है? ये पागल लड़की तुम्हें मारना क्यों चाहती? पंछी के पूछने पाखी ने उसे अपनी कहानी सुनाई तो पंछी आंखें चढ़ाते हुए बोली, तो अरुण नाम का बंदा तुम्हारा पति है और उसी के वजह से इस साइको लड़की ने हम दोनों को यहाँ बांध रखा है। वो क्या ज्यादा हैंडसम या कुछ ज्यादा ही हॉट है जो उसके पीछे ये इतनी पागल है? पंछी की बातें सुनकर पाखी स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाए और बोली, तुम्हारी बातें तो रोते हुए इंसान को भी हंसा दे, और रही बात अरुण जी की तो वो हैं इतने अच्छे। ओ तभी ये चुड़ैल उनके पीछे इतनी पागल है। वैसे मेरी लाइफ में भी कोई है और वो भी बहुत हैंडसम है, पंछी ऋषभ को याद कर मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, पाखी बीच के बोली। हाँ, पर अब डर लग रहा है कहीं तुम्हारे पति की ही तरह उनके पीछे भी कोई साइको ना पड़ी हो। पंछी मुंह बनाकर बोली। उसकी आवाज में उदासी थी। तो तुम्हें डर लग रहा है? पाखी ने पूछा। डर और मुझे नेवर, तुम मुझे जानती नहीं हो। अगर उनके पीछे भी कोई ऐसी साइको हुई तो मैं उसे दिन में तारे दिखा दूंगी। पंछी ने अपना स्वैग दिखाया तो पाखी उसकी बातों पर मुस्कुरा दी। तारांकन चैप्टर 148 यू आर जीनियस। चैप्टर -148 यू आर जीनियस। तुम कमाल की हो, हम दिखते एक जैसे हैं पर हमारी अदातें और सोच दोनों ही अलग है।
पाखी ने तिरछी नजरों से पंछी को देखते हुए कहा तो पंछी हंसते हुए बोली, हाँ तुम सीता और मैं गीता। पंछी की बातों पर दोनों ही हंस पड़ी। तभी पंछी ने फिर से कहा, वैसे क्या ये पॉसिबल है कि हम ट्विंस हों? एक जैसे दिखते हैं हम दोनों। तो हो सकता है। हमें नहीं लगता। हमारे बाबा ने कभी हमसे कुछ नहीं छुपाया। अगर ऐसा होता तो वो हमें जरूर तुम्हारे बारे में बताते। पाखी ने पंछी को बीच में रोकते हुए कहा। हाँ ये भी सही है, मेरे मम्मा पापा ने भी कभी कुछ नहीं कहा। पंछी पाखी की बातों पर बोली। तो पाखी ने हंसते हुए कहा, हमने पढ़ा था एक जैसे चेहरे के 7 इंसान होते हैं इस दुनिया में। अच्छा तो इसका मतलब हम दोनों के जैसी अभी 5 और है इस दुनिया में, पंछी ने कहा। तो एक बार फिर दोनों हंसने लगी। तभी पाखी ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, तुम ना सच में कमाल हो यार। इशिता अभी धमकी देकर गई है कि वो हमें मार डालेगी। और हमें यहाँ तुम अपनी बातों से हंसाए जा रही हो। पाखी की बातों पर पंछी बोली, तुम डरो मत, मैं हूं ना, उस साइको को तो मैं हैंडल कर लूंगी और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बस जैसा मैं कह रही हूं वैसा करो। उद्धरण चिन्ह। हमें करना क्या होगा? पाखी हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए कहा। क्या तुम हमारा हाथ छू सकती हो? पंछी ने कहा। हम कोशिश करते हैं, पाखी ने कहा और अपने पीछे बंधे हाथों से पंछी के हाथों को छूने की कोशिश करने लगी। उनकी उंगलियां आपस में एक दूसरे से छू रही थीं। बस कैसे भी करके अगर तुम ये रस्सी खोल सको तो हम दोनों ही यहां से बचकर निकल सकते हैं। पंछी की बातों पर पाखी बोली, हम कोशिश करते हैं। उद्धरण चिन्ह। इधर अविनाश के आते ही इशिता बोली, डेड क्या हुआ, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? अविनाश ने इशिता की बातों को इग्नोर कर कहा, कहाँ हैं वो दोनों? वो दोनों अंदर हैं डेड। इतना बोलकर इशिता रुकी, फिर सोचते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा वो दोनों एक जैसी कैसे हो सकती हैं। अविनाश ऑलरेडी रेखा को देखने के बाद गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसने तेज आवाज में कहा, क्योंकि वो दोनों जुड़वा है। क्या? इशिता चौंक कर बोली, हाँ वो दोनों जुड़वा हैं, मुझे तो लगा था दोनों मर गई होंगी। पर नहीं, दोनों ही जिंदा बच गई थीं। अविनाश ने दांत पिसते हुए कहा, मुझे सच बताइए डेड, ये सब कैसे और कब हुआ? आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है डेड। इशिता ने माथे पर हाथ रख रगड़ दांत पीसते हुए कहा। तो अविनाश ने उसे सच बताते हुए कहा, विल के अकॉर्डिंग आकाश ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के आने से पहले ही उसने सब उनके नाम कर दिया था। उससे तो मैं किसी भी तरह पेपर पर साइन ले लेता, पर उन बच्चों से कैसे लेता, इसलिए जिस दिन वो इस दुनिया में आए मैंने उसी दिन उन्हें मारने का प्लान बनाया। उद्धरण चिन्ह। अविनाश बोल रहा था और इशिता हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। मैं रात में गया था उन्हें मारने, पर वहां एक ही बच्चा था, दूसरा बच्चा पार्वती के पास था। मैंने उस बच्चे को मारने की कोशिश की पर एक नज ने मुझे देख लिया। फिर क्या हुआ डेड, क्या उसने सबको बता दिया? इशिता ने बीच में ही चौंक कर पूछा। नहीं, उसके और मेरे बीच हाथापाई हुई। उसने एक सर्जिकल नाइफ से मेरे ऊपर वार किया, मेरे हाथ में एक गहरा कट लग गया था। तभी वो उस बच्चे को उठाकर भाग गई। उसके वहां से निकलते ही आकाश वहां आ गया। मैं उसे देखकर चौंका था, मुझे लगा मैं अब पकड़ा जाऊंगा, पर मैंने तभी एक नई कहानी बनाई और उसे आकाश को सुना दी। और मजे की बात यह है उस बेवकूफ को उस कहानी पर भरोसा भी हो गया। उद्धरण चिन्ह। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे बताना चाह रहा हो वो कितना शातिर है और बाकी सांप कितने बेवकूफ। कहानी? कौन सी कहानी सुनाए आपने उन्हें जिस पर उन्हें भरोसा भी हो गया? इशिता के माथे पर सलवटें थीं और बातों में हैरत। उस नज ने जिसने मुझ पर अटैक किया, मैंने उसे अपनी इंजरी दिखाते हुए उसे बताया कि जब मैं यहाँ आया तो एक नज बच्चे को चुरा कर ले जा रही थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो मुझ पर ही हमला करके भाग गई। मेरे हाथों पर लगा वो कट और उससे टपकते खून ने बाकी का सारा काम कर दिया। आकाश ने तुरंत ही मेरी कही बातों को सच मान लिया और उस नस के पीछे पुलिस लगा दी जो उसे पूरे शहर में ढूंढ रही थी। उद्धरण चिन्ह। क्या वो नस पकड़ी गई थी? इशिता ने उसे देखते हुए फिर पूछा तो अविनाश उसकी बातों का जवाब देते हुए बोला, काश कि वो पकड़ी जाती या मारी जाती तो आज वो लड़की जिंदा नहीं होती, पर वो शायद शहर छोड़कर ही भाग गई थी, इसलिए वो इतने सालों तक मुझसे बची रही। पर अब वो वापस आ गई है। क्या वो वापस आ गई? पर आपको ये कैसे पता चला? इशिता ने चौंक कर कहा। हाँ वो वापस आ गई हैं, तभी तो वो लड़की भी इतने सालों बाद हमारे पास है और आज ही मैं उससे मिला भी। मन तो किया उसे अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दूं, पर पब्लिक प्लेस था इसलिए मुझे वहां से निकलना पड़ा। अविनाश ने गुस्से के मुंह बनाते हुए कहा। डोंट वरी डेड, हम यहाँ से जाने से पहले सबको मार देंगे, एक एक कर हम सबकी जान ले लेंगे। जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा। इशिता ने हाथों में पकड़ी गन को देखते हुए कहा।
फिर अविनाश की तरफ देखते हुए बोली, पर एक बात समझ नहीं आ रही, आपने फिर उन्हें मारा कैसे? उनकी एक बेटी तो बच गई थी ना? इशिता के सवाल पर अविनाश बोला, उस दिन के बाद आकाश का भरोसा मुझ पर और बढ़ गया और इसी का मैंने फायदा उठाया। आकाश को डर था कहीं कोई उसकी दूसरी बेटी को भी चोरी न कर ले, इसलिए वो हॉस्पिटल में ही रहने लगा। उसके पीछे बिजनेस मैंने ही संभाला, जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइलें होती थीं मैं उससे लेकर हॉस्पिटल ही आ जाता उन पर, उससे उसके साइन लेने। और तभी मुझे एक और आइडिया आया। वो पेपर बिना देखे ही साइन कर देता था, तो मैंने फिर एक प्लेन बनाया, उसकी प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया और उसे डील्स के पेपर के साथ उसके सामने रख दिया। उसने हमेशा की तरह ही पेपर बिना पढ़े साइन कर दिया और उसकी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे मिल गई। उद्धरण चिन्ह। वाओ डैड, यू आर जीनियस, इशिता ने ताली बजाते हुए कहा तो अविनाश मुस्कुरा दिया। तभी इशिता ने भौहें सिकुड़कर कहा, पर एक बात समझ नहीं आई डैड, आपने सीधे सीधे उनकी प्रॉपर्टी ही अपने नाम करवा सकते थे, फिर ये अटॉर्नी क्यों? बेटा, अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाती तो उसके मौत का जिम्मेदार मुझे ही माना जाता और उसके मरने के अगले दिन ही मुझे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। फिर इन सब का क्या ही फायदा होता, इसलिए मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल किया। जिस दिन मैंने पेपर साइन करवाए उसके एक हफ्ते बाद ही मैंने पूरी फैमिली को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया और किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। सबको भरोसा हो गया कि आकाश ने खुद ही हॉस्पिटल में रहने की वजह से पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दी थी। महेंद्र को शक हुआ था, पर उसे भी जल्दी ही मैंने इस बात का यकीन करवा दिया। बचे कूचे काम मेरे इन नकली आंसुओं ने कर दिए जो मैंने आकाश की मौत पर बहाए थे। चैप्टर 149 वी आर सिस्टर्स। चैप्टर -149 वी आर सिस्टर्स। आकाश की बातें सुनकर इशिता हैरान थी। आकाश मुस्कुरा रहा था, उसे अपने दिमाग और अपनी चालाकी पर गर्व महसूस हो रहा था। इशिता तो अभी तक अपने डेड को आंखें बड़ी किए मुंह खोले देख रही थी। उसने एक बार फिर उसकी शान में ताली बजाई और हंसने लगी। वो हंसते हुए ही बोली, अमेजिंग डेड, अमेजिंग, यू आर टू गुड, आई लव यू डेड। क्या प्लान है आपका? इतना फुल प्रूफ प्लान तो आप ही बना सकते, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने एक साथ कितने लोगों को बेवकूफ बनाया डेड, कितने लोगों को, और सब बन भी गए। आई एम योर फैन डेड। इसलिए बेटा जो मैं कह रहा हूं वो करो, तुम जाओ यहां से, ये सब तुम्हारा है, मैं सब संभाल लूंगा, वो दोनों तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीन सकती। अविनाश ने इशिता को समझाया तो इशिता बोली, नो डेड, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हम जाएंगे तो साथ। अविनाश इशिता की जिद को जानता था, वो समझ गया था वो नहीं मानेगी, इसलिए उसने उससे बहस नहीं की और कहा, कहाँ रखा है उन दोनों को? यहीं उस रूम में। इशिता ने रूम की तरफ इशारे करते हुए कहा। देर मत करो इशिता, उन्हें मार दो इससे पहले अरुण यहां पहुंच जाए, अविनाश ने उसे सावधान किया। डोंट वरी डेड, अरुण यहां कभी नहीं पहुंचेगा, इशिता ने स्माइल करते हुए कहा। तो अविनाश बोला, अरुण को महेंद्र समझने की गलती मत करना, वो बहुत चालाक है, तुम जानती नहीं अरुण को। वो अपने बाप जैसा नहीं है जो आसानी से किसी पर भी भरोसा कर ले। सालों पुराना केस जो बंद हो गया था फिर रीओपन हुआ है और आई एम श्योर महेंद्र ने इस केस को अरुण के कहने पर ही रीओपन करवाया है। उद्धरण चिन्ह। ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं डेड, इशिता ने हैरानी से पूछा। तो अविनाश बोला, वो इसलिए बेटा क्योंकि पाखी को देखने के बाद महेंद्र आया था मुझसे बात करने पर, मैंने उसे ये सब इत्तफाक है कहकर समझा दिया। अगर उसे मुझ पर भरोसा नहीं होता तो वो पहले ही केस को रीओपन करवा चुका होता, पर उसने ये अब करवाया है और ये इस बात की तरफ इशारे करता है कि ये अरुण ने करवाया है। अरुण को मुझ पर शक हो गया और शायद महेंद्र ने उसे पूरी कहानी भी सुना दी है। उद्धरण चिन्ह। पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, ये पाखी बची कैसे? अगर वो लोग एक्सीडेंट में मर गए थे फिर ये पाखी कैसे बच गई? इशिता ने सोचते हुए कहा। ये तो मैं भी नहीं जानता ये कैसे हुआ। अविनाश बोला, मुझे पुलिस ढूंढ रही है पूछताछ के लिए, हमारे पासपोर्ट बनकर आ गए हैं, आज रात की फ्लाइट है, उससे पहले हमें इन दोनों को खत्म कर यहां से सबसे बचकर निकलना होगा, अविनाश बोला। ओके डेड, इशिता बोली। तो अविनाश ने अपने आदमियों को देखते हुए कहा, जाओ दोनों को खत्म कर दो। इशिता ने अविनाश की बातों पर अदमियों से कहा, कोई उन्हें हाथ नहीं लगाया। बोलते हुए वो अविनाश की तरफ मुड़ी और बोली, डेड, मैंने आपसे कहा था नापाकी को मैं अपने हाथों से मारूंगी, तो आप किसी और को कैसे मारने के लिए बोल सकते हैं उन्हें? उन दोनों को तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। अपनी बात पूरी कर इशिता चली गई। वो दोनों वैसे ही बंधी हुई थीं। इशिता ने दोनों को देखा और हंसने लगी। वो हंसते हुए ही बोली, तुम दोनों को एक मजे की बात बताऊं,
बोलते हुए वो झुककर दोनों को चेहरा देखने लगी और उन्हें देखते हुए बोली, तुम दोनों अभी मेरे हाथों से मरने वाली हो। बोलकर वो हंसने लगी। वो बिल्कुल एक साइको लग रही थी। पंछी ने इशिता को देखकर कहा, तुमने इस साइको को अब तक झेला कैसे? मैं होती तो इस साइको को कब का मार चुकी होती। उद्धरण चिन्ह। हमने कहा ना, हमें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, पाखी ने उसकी बातों पर मुंह बनाते हुए कहा। इशिता फिर से दोनों को देखने लगी और हाथ में पकड़ी गन उनके सामने लहराती हुई बोली, अब जबकि तुम दोनों मरने वाली हो तो क्यों न तुम्हें मैं एक सच बता दूं, तुम्हें भी तो पता चले तुम दोनों हो कौन और तुम्हारा रिश्ता क्या है। उद्धरण चिन्ह। पाखी और पंछी दोनों ने उसकी बातें सुन एक दूसरे को देखा और चौंककर एक साथ बोली, रिश्ता? हाँ रिश्ता डियर सिस्टर, वी आर सिस्टर्स। क्या? दोनों ने फिर से चौंकते हुए एक साथ कहा तो इशिता ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, हाँ हम तीनों बहनें हैं, तुम दोनों ट्विंस हो और मैं तुम्हारी कजन। इशिता की बातों पर दोनों में से किसी को यकीन नहीं हो रहा था। पाखी उसे अजीब नजरों से देख रही थी तो पंछी ने उसे अजीब सा मुंह बनाते हुए देखकर कहा, मैं पाखी को तो अपनी बहन मान सकती हूं पर तू और मेरी बहन, तुझे तो मैं अपनी नौकरानी भी ना बनाऊं। पंछी की बातें सुनकर पाखी हंसने लगी तो वही इशिता उसे घूरकर देखते हुए बोली, बहुत जवान चलती है तेरी, हाथ भी उतने ही चलते हैं, खोल दे एक बार फिर बताती हूँ। पंछी ने फिर से अपना स्वैग दिखाते हुए कहा। तो इशिता उसकी बातों पर गुस्सा करते हुए बोली, मजाक लग रहा है तुम दोनों को ये? हाँ सच है ये, तुम दोनों जुड़वा बहनों, वो तो किस्मत अच्छी थी तुम दोनों की जो अब तक जिंदा हो, वरना अपने मॉम डैड के साथ ही कब का मर गई होती। बोलते हुए उसने कंधे से बाल झटके तो इस बार दोनों ने सीरियस होकर एक दूसरे को देखा, जैसे एक दूसरे से पूछ रही हो, क्या ये सच है हम बहनें हैं? क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? पाखी ने पूछा तो इशिता ने आकाश और पार्वती की तस्वीर उनके सामने कर दी। इशिता होठों को टेढ़ा कर मुस्कुराए और बोली, तुम्हारे असली पेरेंट्स। दोनों उस फोटो को देखकर चौंकी थीं, वो दोनों पार्वती के जैसी दिखती थीं। उन्हें अब इशिता की कही बातों पर धीरे धीरे भरोसा हो रहा था। पंछी की आंखें दबा गई और उसने गुस्से से तेज आवाज में कहा, क्या किया तूने इनके साथ? कहा है ये? अरे अभी तो बोला मर चुके हैं, तुम दोनों बेचारी अनाथ हो। मेरे डैड ने तुम्हारे मॉम डैड को मार डाला और आज मैं तुम दोनों को भी उनके पास भेज दूंगी। इशिता उन्हें अजीब सा मुंह बनाकर चिढ़ाते हुए बोल रही थी। पाखी की आंखें भी लाल हो गई थीं, उसने लाल आंखों से इशिता को घूरते हुए कहा, क्यों मारा तुम्हारे पापा ने हमारे पेरेंट्स को? पाखी के पूछने पर इशिता ने उन्हें पूरा सच बताया। पाखी और पंछी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, कोई प्रॉपर्टी के लिए इतना कैसे गिर सकता। चैप्टर 150 अनटाइटल्ड चैप्टर, प्रॉपर्टी के लिए हमारे माँ बाबा को मार डाला, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। पाखी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा तो पंछी ने भी तैश में कहा, आई विल किल बोथ ऑफ यू। कैसे मारोगी? अभी तो तुम दोनों ही मेरे हाथों से मरने वाली हो, इशिता ने मुंह बनाते हुए कहा और गन पाखी के माथे पर रखते हुए आगे बोली, ओ डियर सिस्टर, हम दोनों का दिल एक ही लड़के पर आया। तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने जीजू, नहीं कुछ गलत कहा मैंने, हमारे प्यार का अच्छे से ख्याल रखूंगी। इतना बोलकर वो हंसने लगी। इससे पहले कि वो गोली चलाती, पंछी ने उसका हाथ पकड़ ऊपर कर दिया। गोली ऊपर की तरफ चली। इशिता ने दोनों की तरफ देखा और बोली, यू तुम दोनों आजाद कैसे हुई? तुम तो रस्सी से बंधी थी। उद्धरण चिन्ह। पंछी और पाखी दोनों ने एक दूसरे के हाथों की रस्सी खोल दी थी। जब इशिता बाहर अपने डेट से बात कर रही तब काफी देर तक कोई उनके रूम में नहीं आया, इसलिए दोनों ने इसका फायदा उठाया। पंछी ने एक थप्पड़ इशिता के गाल पर मारा तो उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। पंछी ने काफी जोर से मारा था। इशिता ने जब अपने गाल से हाथ हटाया, पंछी के हाथों की छाप उसके गालों पर दिख रही थी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा? इशिता ने दांत भींचते हुए कहा और पंछी को मारने को हुई तो पाखी ने उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। इशिता ने दोनों को फटी फटी आंखों से देखा जो एक साथ खड़ी 11 लग रही थी। तुमने तो कहा था तुम्हें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, पंछी ने पाखी से पूछा। तो पाखी ने इशिता को घूरते हुए कहा, हाँ नहीं पसंद, पर जो इन लोगों ने हमारे माँ बाबा के साथ किया है उसके लिए तो हम इनकी जान अपने हाथों से लेंगे। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी कर पाखी इशिता को मारने के लिए आगे बढ़ी तो इशिता ने दोनों के उपगन तान दी और बोली, बहुत हाथ चलने लगे हैं ना तुम दोनों के, अभी बताती हूँ। उसने अपने आदमियों को बुलाया और उनसे कहा, बांधो इन दोनों को। इशिता की बातें सुनकर पंछी और पाखी ने एक दूसरे को इशारे किए और अपने आसपास रखी चीजों को उठाकर उन पर फेंकने लगी। पंछी ने पाखी से कहा, पाखी इनके हाथ नहीं आना, तुम जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ।
तो पाखी उसकी बातों पर बोली, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, हम पहले ही सबको खो चुके हैं, हम तुम्हें नहीं खो सकते। हम बता नहीं सकते तुम्हें, तुम हमारी बहन हो, ये जानकर हमें कितनी खुशी मिली है। खुशी तो मुझे भी बहुत मिली है, ये खुशी डबल हो जाएगी जब इस साइको को मैं अपने हाथों से मारूंगी, पंछी ने कहा और बचते हुए इशिता के पास पहुंच गई और उससे गन छीनने की कोशिश करने लगी। इशिता ने उससे अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, पंछी छोड़ मुझे। तो पंछी उसकी बातों पर दांत पिसते हुए बोली, ऐसे कैसे छोड़ दूं साइको बिल्ली, तूने मेरे पेरेंट्स को मारा ना, तुझे तो अपने हाथों से मारूंगी मैं। बोलते हुए दोनों उसके गन को एक दूसरे से छीनने की कोशिश करने लगी। इधर पाखी उन आदमियों को अपने पास आने से रोकने के लिए पाखी कुछ न कुछ उन पर फेंके जा रही थी। अरुण ने उस जगह को ढूंढ लिया था और सावधानी से अंदर आ रहा था। उसे पहरा देते लोग तो दिखे थे, पर उसे पाखी की परवाह थी। वो नहीं चाहता था इशिता को उसके वहां होने के बारे में पता चले, वरना वो पाखी को मार सकती थी। यही सब सोचते हुए अरुण दबे पांव अंदर जा रहा था। उसके अंदर जाते ही ऋषभ भी वहां पहुंचा और अरुण की कार देखकर वो समझ गया था अरुण उससे पहले ही पहुंच चुका है। इधर पंछी और इशिता गन छीनने की कोशिश में दोनों उस रूम से बाहर आ गई। पंछी, गोली चल जाएगी, छोड़ो गन को, इशिता ने उसे घूरते हुए दांत पिसते हुए कहा। तो पंछी बोली, गोली चल जाती है तो चल जाए, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। उद्धरण चिन्ह। तभी छीना झपटी में गन से एक बुलेट निकली जो उसके ही आदमी को जाकर लगी और गोली लगते ही वो आदमी गिर गया। इशिता ने जैसी उस तरफ देखा, पंछी ने उसे धकेल दिया। वो लड़खड़ाते हुए गिरने को हुई और तभी पंछी ने उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहा, अब तेरा क्या साइको बिल्ली। वो मुस्कुरा रही थी। तभी पाखी जोर से चिल्लाई, पंछी। पाखी की आवाज सुनकर पंछी वापस रूम के अंदर गई तो देखा पाखी को दोनों हाथों को इशिता के आदमी पकड़े खड़े थे और पाखी खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। पंछी ने ऊपर गन तानी और बोली, छोड़ उसे वरना शूट कर दूंगी। सुनाई नहीं देता, एक बार में छोड़ उसे साले वरना शूट कर दूंगी, पंछी ने जोर से कहा। तो उन आदमियों ने पाखी को छोड़ दिया। पाखी पंछी के पास आ गई। वो दोनों एक साथ उन पर गन ताने पीछे पीछे हट रही थी कि तभी इशिता ने पीछे से पंछी के सर पर डंडा मारा तो पंछी ने अपना सर पकड़ लिया। उसके कदम लड़खड़ाए तो पाखी ने उसे जल्दी से संभाला और तभी इशिता पंछी के कमजोर होने का फायदा उठाकर उसके हाथ से गन छीन ली। पंछी ने अपनी बंद होती आंखों को मुश्किल से खोला और पाखी से बोली, पाखी तुम जाओ, भाग जाओ, इसके हाथ मत आना वरना ये तुम्हें मार डालेगी। उद्धरण चिन्ह। नहीं, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, पाखी उसे संभालते हुए बोली। तो इशिता दोनों को देखकर बोली, वाह क्या प्यार है, बहनों में अभी मिले हुए एक दिन भी नहीं हुआ और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। फुलिश गर्ल। इशिता ने पंछी की तरफ देखा और बोली, क्या कहा था तूने अभी? मेरा क्या होगा? मेरा छोड़, ये बता अब तुम दोनों का क्या होगा? उसने दोनों की तरफ गन से इशारे करते हुए कहा। क्या इशिता दोनों को मार देगी? क्या अरुण और ऋषभ दोनों को बचा पाएंगे? आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट करें। थैंक्स।